तो आज हम करने वाले हैं द रैट ट्रैप बाय सेल्मा लेगरलॉफ। और मैं आपको बता दूं ये वीडियो किसके लिए, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना तो भी यार एकदम चिल रहो, आराम से आप कर लोगे। मैं आपको सारी चीजें कराने वाली हूँ। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न जो सीबीएसई का है, ठीक है। तो उसमें सैम्पल पेपर है, एडिशनल सैम्पल पेपर के क्वेश्चन है, और आप सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। बस वीडियो की स्पीड अच्छी खासी बढ़ा दो एंड आपका सारा का सारा रिविजन हो जाएगा। और उसके बाद अगर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ये चैप्टर आप पढ़ चुके हो तो भाई वो भी कर सकते हो। मैंने क्वेश्चंस डाल दिए, बट अब चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि हम करने वाले हैं चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड। क्यों? अब देखो यार, अब वो टाइम चला गया है जब आप सिर्फ समरी पढ़ के जाते थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वही 4-5 क्वेश्चन रट लिए और हो जाएगा। नहीं, अब आपको टू द पॉइंट चीजें पता होना चाहिए। इस वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। तो समरी में हम वर्ड नहीं कवर कर पाते हैं। उसके बाद कुछ लाइन का रेफरेंस यहाँ स्टोरी में कुछ और होता है ना, तो वो भी हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको ना जिस मैं तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ वो तब जस्टिफाई होगा या तब आपको लगेगा यार हमने सही तरीके से पढ़ा जब हम क्वेश्चन के साइड में आएंगे। क्योंकि आप देखो यार, कोई भी स्टडी मेथड कर लो, जब आप क्वेश्चन करने बैठो और अगर आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं ना, इसका मतलब आपका पढ़ने का तरीका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम एक बार और बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो ये जो स्टोरी है ना द रैट ट्रैप की, मतलब वो एक रैट ट्रैप सेलर है, उसके लाइफ के ही अराउंड है कि कैसे उसकी लाइफ मोनोटोनस है, कितनी हार्ड है उसकी लाइफ, और उसको कोई भी दया नहीं दिखाता है। तो उसके साथ वर्ल्ड ने कुछ अच्छा नहीं किया है, मतलब उसके लिए कुछ दिया नहीं है उसे। तो उसने भी सोचा कि मैं क्या, मतलब तो वो भी वर्ल्ड के लिए ऐसा बुरा ही सोचता है। बट जब उसके लाइफ में एडला आई और एडला ने उसका जो हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन किया, उसके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन किया, उसके अराउंड ये वाली स्टोरी है। बहुत अच्छी स्टोरी है एंड आपको रियलिटी ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा इसमें हिट करेगी। और खुद यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो स्टोरी है ना समवॉट इज ए फेरी टेल के मैनर में लिखा है। मतलब तो चलो हम पढ़ते हैं और समझते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। एक बार की बात है, एक आदमी था जो रेड ट्रैप, बहुत छोटे रेड ट्रैप वायर से बना के बेचता था। और वो उसने कैसे बनाए थे, उसने ना वो मटेरियल जो भी उसको भीख मांग के मिलता था स्टोर्स में या बिग फार्म में, कुछ ऐसे तार बच जाते ना, लोग फेंकते रहते, तो उसको बोलता था मत फेंको, मुझे दे दो, और वो उससे रैट ट्रैप बना लेता। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। फिर भी यार इतना प्रॉफिटेबल नहीं था वो बिजनेस रैट ट्रैप बेचने का। तो उसको ना ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थेवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए, भाई उसको खाने पीने के लिए पैसे चाहिए ना, तो वो क्या करता था, वो भीख भी मांगता था और छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता था, ठीक है। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, हिज चीक्स वर sunken एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज। इतना करने के बाद भी, रेड ट्रैप को बेचने के बाद, भीख मांगने के बाद, छोटी मोटी चोरी करने के बाद भी उसके जो क्लोथ्स थे वो रैग थे। रैग मतलब अब देखते हो ना, फट जाते हैं, बहुत गंदे उस तरीके के थे। उसके चीक्स, अब उसको खाना नहीं मिलता, सही न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो बॉडी कैसे हो गई, एकदम सिकुड़ गई है। उसके चीक्स एकदम गाल बोलते हैं ना, धस जाते हैं, तो वो धस गए। और उसके आंखों में दिख रहा है भाई उसको, मतलब हंगर है, उसको भूख लग रही है, मतलब उसके आंखों में दिखता है ना, उसको दिख जाता है। तो उसके आंखों में ग्लीम का मतलब होता है चमकना, शाइन करना। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond and who plods along the road. तो वो बता रहे हैं, मतलब ये ऑथर बता रहे हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उनकी लाइफ कितनी दुखदाई होती है। मोनोटोनस का मतलब होता है काइंड ऑफ बोरिंग, कितनी बोरिंग लाइफ होती है, क्योंकि आपके पास कुछ करने के लिए नहीं, आपके पास पर्पस नहीं है लाइफ में। तो आप कैसी लाइफ हो जाएगी, आपकी बोरिंग हो जाएगी ना। और आपके फ्रेंड्स नहीं होते, फैमिली नहीं होती। और वागाबॉन्ड का मतलब होता है कि जो लोग जिनके पास जॉब नहीं है, घर नहीं है, जो इधर से उधर बस घूमते रहते हैं। हु प्लॉट्स मतलब आप इस तरीके से चलते हो, बहुत ज्यादा टायर्ड हो, थके हुए, उस तरीके को चलने को प्लॉट बोलते हैं। अलोंग द रोड जाते हो आप। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट। और ये लोग इनकी लाइफ, और ये ऐसे चल चल के जाता है। और लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, ओन मेडिटेशन मतलब अपने ख्यालों में ही है। आप कभी कभी रोड साइड में देखते हो ना, कुछ लोग आउट ऑफ पॉवर्टी थोड़े से इस कंडीशन में हो जाते हैं कि आप उनको देख के बोलते हैं अरे ये पागल है क्या। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट क्योंकि वो लोग अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, उन्होंने अपनी एक दुनिया बना ली है जहां पे वो कुछ सोचते हैं। तो
वो लोग अपने में ही हैं। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू लाइन ऑफ थॉट, पर एक दिन क्या हुआ, इसको कुछ ख्याल आया, और ऐसा ख्याल आया कि वो उसमें डूबा रहा, विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग। और उसको होता है ना, कभी कभी हमारे माइंड में कुछ ऐसा आ जाता है, हम लोग बोलते हैं यार ये क्या सोचा है मैंने, तो वही वाला थॉट उसके में आया। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its land and seas and cities and villages, was nothing but big rat trap. तो वो अपनी rat trap को देखते हुए उसके मन में थॉट आया कि अरे ये rat trap को देख के ये जो वर्ल्ड है ना, ये भी एक रैट ट्रैप की तरीके से ही है। जैसे रैट ट्रैप आपको चीज देता है, मतलब रैट के लिए वो उसका ट्रैप बनाता है, फिर वहां पे जाके फंस जाता है, उसी तरीके से ये जो वर्ल्ड है ना, ये भी हमको एकदम ये सब ऑफर करता है। लैंड, इसकी सिटीज, मतलब इसकी खूबसूरती, इसका लग्जरी, ये सब कुछ नहीं है, लेकिन बस एक बिग रैट ट्रैप है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। तो ये जो सिटीज है, ये चकाचौंध है, ये जो लग्जरी है, ये जो ब्यूटी है, ये सब पता है ये किस लिए है? ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को ना जाल बिछाने के लिए, ताकि हम इस ट्रैप पे फंस जाए। It offered riches and joy, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed him now. होता है ना कि कुछ लोग आप देखे ना बहुत फिलोसफिकल बातें करते हैं, अरे पैसों में कुछ नहीं रखा, मार्क्स में कुछ नहीं रखा, तो ये भी बोल रहा है ये जो रिचेस, जॉय, शेल्टर, फूड, हीट, क्लोथिंग सब ये ऑफर करता है ना हमें, ये वर्ल्ड, ये सब कुछ नहीं है, बस रैट ट्रैप है। ये सब ना वो है, एक जाल बिछा हुआ है इस वर्ल्ड में। जैसे कि चीज और पोर्क जब हम रखते हैं उसमें ट्रैप में, तो क्या होता है कि आता है चूहा और उसमें फंस जाता है। तो उसी तरीके से अगर हम लोग इन सब के प्रति आकर्षित होंगे तो क्या होंगे, हम इसमें फंस जाएंगे, बोलते हैं ना, उसी तरीके से। और जैसे ही हम इसमें फंस जाएंगे तो सब चीज एंड हो जाएगी, क्योंकि हम तो फंस गए ना, अब हम इसी फंस के हमारा एंड हो जाएगा। The world had of course never been kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. तो अब आप बोलो कि ये सब ऐसा क्यों बात कर रहे हैं भाई, हम इसी के लिए तो मेहनत कर रहे हैं, ये लग्जरी पाने के लिए, होम, शेल्टर, क्लोथिंग के लिए, तो ये ऐसी चीजें क्यों सोच रहा है कि ये सब ट्रैप है? क्योंकि इस वर्ल्ड ने उसको कुछ अच्छा नहीं दिया ना, तो इस वर्ल्ड के बारे में वो अच्छा क्या सोचे, है ना? तो वही बात बोल रहा है। अनवांटेड जॉय का मतलब अनयूजुअल सा उसको जॉय मिलता था, है ना, ये सब सोच के। एक टाइप से आप बोल सकते हो पूरा तो नहीं, बट वो कहीं ना कहीं सैडेस्ट बन गया था कि अब दूसरे का बुरा सोच के अपने मतलब खुश हो कि हाँ भाई मैं तो बहुत फिलोसॉफिकल हो गया और मुझे तो सब समझ में आ गया लाइफ के बारे में, इस टाइप। ठीक है, उसके बाद है इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मेनी ड्रेडी प्लॉडिंग्स टू थिंक पीपल ही न्यू हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर। तो वो बोलता है कि ये जो लोग है ना, ये अब ना इसका बहुत अच्छा पास टाइम बन गया, टाइम पास करने का एक जरिया बन गया था कि ऐसे ऐसे थॉट लेके हाँ भाई मैं तो इन सब चीजों से कोसों दूर हूँ, मैं तो अपनी लाइफ में बहुत सही जगह पे हूँ, मैं इन सब जाल में नहीं फंसा हूँ। कभी कभी आपको लगता है ना यार मैं बहुत ऊपर उठ चुका हूँ इन सब चीजों से, इन सब में क्या रखा है, वैसे ही थॉट आ रहे थे। और उसी थॉट से ना वो एक तरह का उसका टाइम पास हो रहा था। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हैड लेट देमसेल्व्स, और उसको दूसरों के लिए ना ऐसा लगता था कि भाई हाँ ये लोग तो बस ये डेंजरस उसमें फंसते हैं। एंड ऑफ अदर्स हु आर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और कुछ लोग भाई अब मेहनत कर रहे हैं इन सब चीजों के लिए, तो उन्हीं लोगों के बारे में इसको सोच सोच के मजा आता था, भाई तुम तो फंसे रहो, मैं तो अलग हूं। ठीक है, तो ऐसा होता था। उसके बाद की बात है, और ये वर्ड स्नेयर का मतलब होता है एक डिवाइस होता है जिसमें आप ट्रैप कर सकते हो छोटे एनिमल्स को या बर्ड्स को। ठीक है, तो इसी सब में तुम लोग फंसे रहो। ठीक है, उसके बाद बोलता है एक वन डार्क इवनिंग ही वॉज ट्रजिंग, ट्रजिंग का मतलब होता है वॉक करते हुए एकदम स्लोली अलॉन्ग द रोड, ही कॉट साइड बाय लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर। तो एक दिन क्या होता है, डार्क इवनिंग था और वो ना मतलब धीरे धीरे चल के जा रहा था, ऑफकोर्स उसमें इतनी ज्यादा शक्ति नहीं है, तो वो जा रहा था और रोड की साइड में ना उसको एक ग्रे कॉटेज दिखा। ठीक है, रोड साइड के, और वो क्या किया, वहां पे जाके नॉक किया ऑन द डोर। और क्योंकि भाई अब डार्क इवनिंग है, वो कहाँ जाए, तो उसने बस ऐसे एक बार नॉक कर दिया ताकि उसको शेल्टर मिल जाए उस रात के लिए। और उसको रिफ्यूज भी नहीं किया। मतलब होता क्या था, अब वो कहीं भी कुछ मांगने जाता होगा या बैक करने जाता होगा तो लोग कैसे चेहरे दिखाते कि भाई जाओ, नहीं देंगे, भगा देते हैं। कितने लोगों को तो कितनी सारी चीजें बोली जाती है, तो इतने सारे वो सावर फेसेस देखे हैं जो
उसने देखे लाइफ में। पर ये जो ओनर था, एक ओल्ड मैन था, इसकी कोई वाइफ नहीं थे, बच्चे नहीं थे, ये ना खुश था कि उसके पास कोई है उसके लोनलीनेस में बात करने के लिए। इमीडिएटली ही पुट द porridge pot on the fire and gave him supper। porridge क्या होता है? ओट्स और मिल्क, मतलब मीठी खिचड़ी टाइप की उसने बनाई। मतलब उसने पहले तो उसको अंदर आने दिया, एकदम मतलब अच्छे से उसको आने दिया, है ना। मतलब उसका फेस में से सावर फेस नहीं था जो यूजुअली रैट ट्रैप सेलर को दिखता था, इस मैन को दिखता था। इसने बहुत अच्छे से उसको वेलकम किया और उसके बारे में बताता है कि इसकी वाइफ नहीं है, बच्चे नहीं है, और ये बहुत खुश था कि इसके पास है कोई बात करने की, इसकी लोनलीनेस। उसने इसको खाना भी खिलाया, पॉरेज, मीठी खिचड़ी भी खिलाई, और सपर मतलब होता है डिनर। And then he carved off a such big slice from his tobacco roll that was enough for both the stranger's pipe and his own। तो उसने उसको टबैको रोल भी ऑफर किया, जो इतना मतलब उसने तोड़ा। कार्व्ड ऑफ मतलब होता है कि एक तरीके से आप उस पीस में से तोड़ते हो, और इतनी बड़ी स्लाइस उसने टबैको रोल से तोड़ी कि हम दोनों के लिए वो इनफ थी। ठीक है। फाइनली he got out an old pack of cards and placed म्यूलिस। देखो यार, मेरे को ये प्रोनाउंसिएशन नहीं आता था, मैंने ये सर्च किया है, तो ये कुछ स्वीडन लैंग्वेज का है, तो ठीक है। म्यूलिस, यहाँ पे मैंने लिखा भी इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, म्यूलिस। प्लेड म्यूलिस विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। तो फिर उन्होंने फिर कार्ड भी, मतलब एक अच्छा खासा होता है कि भाई हमारे तो पुराने दोस्त आए हैं, खाना पीना खाया, सुट्टा उट्टा मारा, और अब तो भाई पैक ऑफ कार्ड खेले जा रहे। तो मतलब जब तक सोने का टाइम नहीं तब तक उन्होंने यही किया। The old man was just as generous with his confidences as the porridge and tobacco। तो उसने ना मतलब जैसे इतने अच्छे से उसने टबैको ऑफर किया, अपना ये खिचड़ी दिया, उतने अच्छे से, मतलब उतनी जेनरोसिटी से, या उतने ही ऐसे अपना मान के उसने अपने सीक्रेट्स भी शेयर कर दिए। The guest was informed at once that in his days of prosperity, his host had been a crofter at राम्सजो आयरन वर्क्स एंड हैड वर्क ऑन द लैंड। फिर वो बताता है कि रैट ट्रैप सेलर को वो ओल्ड मैन बताता है कि वो जब उसके बहुत अच्छे दिन चल रहे थे, यंग डेज होते ना हमारे, तो उसमें ना वो क्रॉफ्टर था रैम्सजो आयरन वर्क में, और वो वहां पे उस लैंड पे काम करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम। अब क्या हो गया, अब वो ओल्ड हो चुका है, तो अब वो उतना काम नहीं कर सकता है। मतलब हो जाता है, एक समय बीत जाता है जब आपके हाथ पैर नहीं काम करते हैं, तो अब नहीं कर पा रहा था वो। तो उसको कब कौन सपोर्ट किया इस ओल्ड एज में? उसकी काउ ने। यस, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रॉर्डिनरी। मतलब अपने काउ के बारे में बोल रहा है कि ये ना बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी। क्रीमरी मतलब होता है जहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स आप बेचते हो, एवरी डे। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड द 30 क्रोनर इन पेमेंट। और ये जो काऊ है ना, इसको पूरे बुढ़ापे में एक तरीके से सपोर्ट करी, और इसके जो मिल्क है ना उसको जाके डेयरी जहाँ पे डेयरी में जाके बेचता था, और लास्ट मंथ इसको 30 क्रोनर भी पेमेंट में रिसीव हुआ है। ठीक है। क्रोनर क्या होता है? उनकी करेंसी है स्वीडन की। ठीक है। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on the nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills। अब क्या होता है कि स्ट्रेंजर मतलब ये रैट ट्रैप सेलर को एकदम ना बिलीव नहीं हुआ, मतलब सीम अनबिलीविंग लगा उसको। और उसके बाद क्या हुआ कि ये ओल्ड मैन उठा और उसके बाद विंडो के पास गया, और वहां पे एक लेदर पाउच में उसने, एक होता है ना कील में आप अपने पाउच रखते हो, तो उसने वहां से विंडो फ्रेम से निकाला, और वहां से उसने 3 10-10 रुपए के हो गए, 10-10 के 30 हो जाएंगे ना, मतलब 3 ठो वो 10 क्रोनर के बिल निकाला। These he held up before the eyes of guests, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch। तो अब ऑफ कोर्स इतनी सारी चीजें उसको वो स्ट्रेंजर को बता रहा है, तो उसको तो भाई अनबिलीविंग लगा, है ना। और उसके बाद तो फिर वो गया, जाके दिखाया उसको कि भाई नहीं मेरे को मिला है, सही में पैसा मिला है। पहले देखो उसके लिए अनबिलीविंग क्यों था, क्योंकि इतने अच्छे से पहले तो वो शेयर कर रहा है, फिर जाके उसको दिखा भी रहा है, फिर उसने नॉड मतलब हाँ अपना वो नॉडिंग की कि हाँ हाँ भाई देखा, तुमने देख लिया, मेरे पास है पैसे टाइप कैसे, एंड फिर उसने वापस उसमें डाल दिए।
फिर नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, फिर अच्छे मूड में वो लोग नेक्स्ट दिन उठे. द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट दैट वुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप. तो दोनों अच्छे मूड में उठे और क्रॉफ्टर को ना जाना था क्योंकि भाई उसको अपने गाय से दूध निकालना था, उसको बेचना भी है. और फिर इसको लगा भाई रेड ट्रैप सेलर को कि भाई अच्छा थोड़ा ना लगेगा कि मैं ये काम करने जा रहे हैं और मैं इसके घर में ही पड़े रहूं. तो ऐसा नहीं होता, जब हमारे जिसका घर रहता है वो उठ जाते हैं तो आपको भी उठ जाना चाहिए. दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, तो दोनों साथ में कॉटेज को छोड़े और क्रॉफ्टर ने लॉक किया डोर और अपने कीज जो अपने पॉकेट में डाल दिए. और वो मैन ने भी जो भी रेड ट्रैप मैन ने रेड ट्रैप सेलर ने उसको बाय बोला और थैंक यू भी बोला. ऑफ कोर्स इतना अच्छा उसने उसको खाना दिया, उसको टबैको दिया, उसके साथ कार्ड्स खेले और अपने सीक्रेट्स भी शेयर किए. और फिर उसके बाद वो लोग अपने अपने रास्ते चले गए. बट हाफ एन आवर लेटर वो रेड ट्रैप पेडलर जो है वो फिर से आ गया उस घर डोर के पास. अब वो अंदर नहीं गया, वो क्या किया, वो विंडो के पास गया और विंडो के पेन को तोड़ा. ऐसे ये विंडो है, विंडो का कांच को उसने तोड़ा और अपना हाथ इस विंडो के अंदर घुसाया और उसने वो पाउच जिसमें वो 30 क्रोनर थे, उसने वो पाउच निकाल लिए. उसने पैसे निकाले और फिर से अपने पॉकेट में डाले और उसने फिर से वो लेदर पाउच को बहुत केयरफुली उसके प्लेस में रख दिया और वहां से चला गया. इसका मतलब उसने चोरी कर ली. फिर जैसे वो जा रहा था अब उस पैसों के साथ उसके पॉकेट में, उसको बहुत अच्छा लग रहा था, यार मैंने देखो क्या किया है, इतनी स्मार्टली विंडो का पैनल तोड़ा, फिर ये पैसे निकाल लिए, उसको वापस रख दिया. He realized of course that at first he did not to continue on the public highway. जब भी आप कुछ बुरा करते हो ना, आपको ऑटोमेटिकली आप कुछ ना कुछ अलग करने लगते हो. तो उसको लगा पब्लिक हाईवे से नहीं जाता है, पकड़ा गया तो वो क्या करता है, उसने दूसरा रास्ता लिया जहां पे इनटू द वुड्स, जंगल की तरफ. ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी. पहले तो वो अच्छे से जा रहा था, मतलब उसको पता था रास्ता, हाँ ये है, मतलब उसको रास्ता नहीं पता था बट उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, चलते जा रहा था पहले आवर में. फिर जब आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ा ये चीजें वर्स होते गई. होता है ना, आप चलते जा रहे हो, आपको नहीं पता, चलते जा रहे हो कहाँ जा रहे हो, आपको कुछ नहीं पता. फॉर इट वॉज बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट विच हैड गॉटन इन टू. अब उसने ये जो रास्ता लिया था ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था, बहुत बड़ा फॉरेस्ट था. He tried to be sure to walk in a definite direction, but the path twisted back and forth so strangely. तो कि अब उसने ट्राई किया कि भाई मैं श्योर हूं कि मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूं, लेकिन वो जो पूरे जगह थी ना वो बिल्कुल ट्विस्टेड थी कि इधर से निकल रहा इधर से, मतलब आपको समझ नहीं आएगा वो कैसी जगह थी. वो चलते जा रहा था, उसका कोई एंड ही नहीं हो रहा था उस जंगल में. और फिर उसको रियलाइज होता है कि वो सेम जगह पे आ गया है वापस. होता नहीं है भाई, इतना घूमे फिरे, सोच रहे हैं भाई बहुत सही घूम लिए हैं, सही जगह जा रहे हैं, बट फिर से वही पार्ट में आ जाते हैं. ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट. फिर इसको अपनी ही बात याद आती है कि वो जो सोचता था ना कि इस वर्ल्ड के बारे में और रैट ट्रैप के बारे में कि वर्ल्ड ये सब ऑफर करता है, पैसा, शेल्टर, क्लोथिंग, और हम लोग अगर इसको पकड़ ली, अगर ये जो ऑफर करता है अगर हमने ले लिया है तो हम इस ट्रैप में फंस जाएंगे. तो उसको वही लग रहा है अभी कि इसने ये पैसा ले लिया जो कि एक तरीके से एक जाल था, अब इस जाल में वो फंस गया है और वो उसको वर्ल्ड ही फंसा दिया है. तो वर्ल्ड कौन है यहाँ पे, फॉरेस्ट है. तो ऐसे उसको ऐसे खुद की फीलिंग आ रही है. नाउ हिज ओन टर्न हैड कम. अब उसने खुद ये चीज की है तो उसका टाइम भी आ गया है ना, क्योंकि उसने बोला था ना जैसे ट्रैप पे आप फंस जाते हो आपका लाइफ एंड हो जाता है. He had let himself be fooled by a bait and had been caught. The whole forest with its trunk and branches, its thickets and fallen logs closed upon him like an impenetrable prison from which he could not escape. तो अब उसको लगता है कि मैं वो भी बुद्धू बन गया इस जाल से और इसमें फंस गया. और ये जो पूरा फॉरेस्ट है ना, इसके बड़े बड़ी जटाएं, इसकी ट्रंक इतना बड़ा बड़ा, ये उससे ये क्या हो गया है, और ये जो इसके लॉग्स यहाँ पड़े हुए हैं ये सब ये पूरे एकदम ऐसे इसको जकड़ लिए हैं जैसे एक प्रिजन में वो कैद हो चुका है. इनपेनिट्रेबल का मतलब जिससे आप कोई चीज बाहर नहीं जा सकती, मतलब पास नहीं हो सकती, ठीक है, और इससे कि निकल नहीं सकता है, उसको ऐसा लगा. और ये जो टाइम था इट वॉज लेट इन दिसंबर. डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट. और ये लेट दिसंबर का टाइम था तो भाई अब जल्दी विंटर का टाइम है, आप खुद सोचो तो बहुत जल्दी वो हो जाता है ना,
डार्क पहले जल्दी हो जाता है दिस, और उसको अब और डर लगने लगा भाई, ऐसा पूरा इतना ग्लूमी एटमॉस्फेयर हो गया है उसके, और ये एकदम उसको डर टाइप का लग रहा है, और उसको और डर लग रहा है, क्यों, अब डार्क हो गया है। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, तो ऑफ कोर्स उसका जो और दुख दर्द है वो और बढ़ गया। फाइनली ही सॉ नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन, अब क्यों दुख दर्द बढ़ गया, अब भाई ये तो पहले जंगल में आप फंस गए, आपको रास्ता समझ नहीं आ रहा, अब हो गया अंधेरा, अब आप कहाँ जाओगे, आपको तो कुछ नहीं पता है, तो इसलिए वो और ग्लूमी और डिस्पेयर हो गया, और अब उसको लगा कि अब तो मैं कहीं नहीं जा सकता, और इसलिए वो जमीन पे लेट गया। टायर्ड टू डेथ थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैव कम, अब वो निकल ही नहीं पा रहा है उस जगह से, अब उसको और उसके थॉट्स भी ऐसे हो गए कि मैं तो इस ट्रैप में फंस गया हूँ, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो अब नहीं, बस वो जमीन में लेट के अपने डेथ का वेट करने लगा। पर जैसे ही वो ऐसे अपना सर जमीन में लेटाया, उसको कुछ साउंड सुनाई दिया, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, मतलब ऐसे खट खट उसको ऐसे करके एक आवाज सुनाई दी। देयर वाज नो डाउट एज व्हाट दैट वाज, तो आपको पता है कि वो जगह के आसपास काम होता है, तो वो समझ गया कि यहाँ पे भी आसपास कोई मिल है जहाँ पे ये काम हो रहा है। फिर वो अपने आप को उठाया, दे आर दोज हैमर स्ट्रोक, उसको लगा, ये उसको समझ में आ गया कि ये हैमर को ऐसे खट खट मार रहे हैं, और ये अब जरूर आ रहा है आयरन मिल से, ठीक है, ये उसको समझ में आ गया उस आवाज को सुनते ही। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ एंड गॉट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, तो उसने क्या किया, वो उसको समझ में आ गया कि आसपास लोग जरूर होंगे, क्योंकि आयरन मिले तो काम हो रहा होगा, तो समन का मतलब होता है गैदर करना, बुलाना, उसने अपनी सारी जितनी भी उसके में अंदर बची खुची जान थी उसको लिया और खड़े हुआ। स्टैगर्ड का मतलब होता है कि आप बहुत ज्यादा डिफिकल्टी से वॉक करते हो, टू वॉक विद डिफिकल्टी, और बहुत, अब उसके में जान है नहीं भैया, जितना ही शक्ति थी उसको उठा के वो उस साउंड की डायरेक्शन में चलने लगा। तो अब हम लोग को पता चलता है जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जहां से आवाज आ रही है, वो और कोई नहीं, रैम्स जो आयरन वर्क का है। और अभी जब ऑथर इस स्टोरी को लिख रही है, अभी तो वो क्लोज हो चुका है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। वो एक लार्ज प्लांट था जहां पे स्मेल्टर था, रोलिंग मिल था, फॉर्ज होता था। फॉर्ज मतलब क्या होता है कि आप वहां पे आयरन को या कोई भी मेटल को आप मोल्ड करते हो, गर्म करते हो, तोड़ते हो, वो सब करना। और यहाँ पे समर टाइम में ना क्या होता था कि लॉन्ग फ्लैट बॉटम के बोट्स आते थे जो पूरा मटेरियल लेकर आते थे, और ये मटेरियल आता था कैनल से, वुड कम डाउन द कैनल, जिसने क्या कर दिया था एक तरीके से, अब वहां वो सब नहीं रहा ना, जो मतलब माल लोड होता था वहां से, तो क्या हो गया, अब वहां नहीं रहा, तो वहां पे एक इनलैंड लेक टाइप का बन गया है, ठीक है, और विच लेड टू द लार्ज इनलैंड लेक। और विंटर टाइम में क्या होता था, जो रोड उसके आसपास थे ना उस मिल के, वो पूरे ब्लैक हो जाते थे, कोल्ड डस्ट, ऑफ कोर्स वहां पे आयरन का काम हो रहा है, तो उनको भट्टियां चाहिए उसको मोल्ड करने के लिए, है ना, तो इसलिए वो पूरे के पूरे काले हो जाते थे, कोल्ड डस्ट से, जो कि आता था, ट्रांसपोर्टेशन होता था ना किसका, चारकोल क्रेट्स का, तो उसके वजह से भी उस वहां पे पूरा विंटर टाइम में पूरा काला काला हो जाता था, ठीक है। अब उसके बाद during one of the long dark evening just before the Christmas, the master smith and his helpers sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron. तो वहां पे क्या कर रहे थे, ये एक लॉन्ग डार्क इवनिंग था और क्रिसमस के पहले के टाइम का ही, ठीक है। जो मास्टर स्मिथ थे, स्मिथ मतलब जो ये सब कारीगरी करते हैं, और उनके जो हेल्पर्स थे वो लोग बैठे हुए थे वहां पे फॉर्नेंस के पास, भट्टी के पास, क्योंकि वो पिग आयरन मतलब आयरन को मतलब वो करने से पहले का जो स्टेट होता है, आयरन को यूजफुल बनाने से पहले का जो स्टेट होता है वो वाला होता है पिग आयरन, तो उसको वो होने में, गर्म होने में वो लोग वहां पे वेट कर रहे थे। which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. Anvil का मतलब होता है एक ऐसा ब्लॉक होता है मेटल का, वहां पे आप अपना जो भी आपका जो सब्सटेंस है, जैसे आयरन यहाँ पे रखोगे, फिर उसके ऊपर यहाँ पे हथौड़ा मार के या जो भी करके आप इसको मोल्ड करोगे या शेप दोगे, तो ये जो ब्लॉक है इसको बोलते हैं एनविल पे ले जाने के लिए, उसका वेट कर रहे थे कि पिग आयरन को हम लोग निकाले कब तैयार होगा, तो वहां पे वो लोग वेट कर रहे थे। कौन कौन? मास्टर स्मिथ और उसके हेल्पर।
Every now and then, one of them got up, stirred the glowing mass with a long iron bar, returning in few moments. तो क्या हो गया, टाइम टू टाइम, जैसे आप दूध, अब मम्मी बोलती है ना दूध देखो भाई, तो बार बार आप देखने जाते हो, तो वैसे कोई ना कोई उठ के जाता था और उस पिग आयरन को, जो कि वहां पे मेल्ट हो रहा था भट्टी में, देखियो ना भाई कैसे होता है वो, एकदम मांस एकदम रेड हो जाता है, तो वो क्या करते थे, जाके उसको मिला के आते थे लॉन्ग आयरन बार से, और फिर आ जाते थे वापस, है ना। ड्रिपिंग विथ पर्सपिरेशन है ना, पसीने से वो लथपथ हो, अब भट्टी के सामने जा रहे हो तो भाई आग आएगा, तो गर्मी लगती है। दो वॉज द कस्टम, ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड पेयर ऑफ वुडन शूज। तो वो लोग क्या पहने रहते थे, उनके ड्रेस कोड के बारे में बताया कि वो लोग लॉन्ग शर्ट पहनते थे, ज्यादा कुछ नहीं पहनते थे, कि उनको उतना तो पहनना ही था, लॉन्ग शर्ट पहनते थे, पेयर ऑफ वुडन शूज, ठीक है, ताकि उनके हाथ पैर में कुछ जले ना। अब हम लोग को पता चलता है ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज। तो ऑफ कोर्स जहाँ पे कारखानों में जहाँ काम होता है तो वहाँ बहुत सारे साउंड्स आते हैं। द बिग बेलोज ग्रोन एंड द बर्निंग ऑफ कोल क्रैक। तो कौन कौन से साउंड्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो बेलोस का मतलब होता है कि एक एयर बैग रहता है जहां से स्टीम की आवाज आती है, जैसे करके आवाज आती है, तो वो सारी आवाज थी। एंड द बर्निंग कोल, जैसे आप ठंडी में कोल वोल जलाते हो तो कैसे एक टाइम के जलने के बाद वो चटक की आवाज आती है, तो वो वाली आवाज आ रही थी बर्निंग ऑफ कोल की। द फायर बॉय शॉवल्ड चारकोल इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। अब क्या कर रहा था फायर बॉय, मतलब जो काम करता है वो क्या कर रहा था, चारकोल को ना डाल रहा था वो जो फर्नेस के मुंह के अंदर है ना। तो अब भाई आप माल लोड अनलोड करते तो कितनी आवाज आती है, तो वही समझो कि वो ऐसे डाल रहा था तो बहुत ज्यादा साउंड आ रही थी। ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, क्लैटर का मतलब होता है साउंड आना। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और बाहर जो है इस आयरन वर्क के एक वाटरफॉल है। विद द शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ। तो जो शार्प नॉर्थ विंड आ रही थी ना, उसने क्या किया, मतलब अब विंड भाई रेन का वो दिशा बदल सकती है ना, तो उस विंड ने, जो शार्प नॉर्थ विंड आ रही थी, उसने ऐसे रेन को झटका कि वो द ब्रिक टाइल्ड रूफ में आके गिरा, ठीक है, मतलब डायरेक्शन चेंज हो गई और यहाँ पे आ गया। अब क्या लिखा है, इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दीज नॉइसेज द ब्लैक्स में डिड नॉट नोटिस द मैन हैड ओपन द गेट। तो अब ये इतनी सारी, अब भाई एक जगह में इतना सारा काम हो रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है किसको पता, तो यही सब आवाज के बीच में, तो वो ब्लैक्स में नोटिस नहीं किया होगा कि ये जो वागा बॉन्ड है ये गेट को ओपन किया और आ गया फोर्ज के अंदर। उसने तब नोटिस किया उसको जब वो फर्नेस के बहुत क्लोज आ गया, ठीक है, तब नोटिस किया। तो ये कुछ अनयूजुअल नहीं था, क्योंकि ये ऐसे पुअर लोग वागा बॉन्ड्स आ जाते हैं, क्योंकि और बेटर शेल्टर कहाँ मिलेगा रात को, है ना। तो रात को ये लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, ग्लो ऑफ लाइट, यहाँ पे भाई काम चल रहा है तो एकदम लाइट यहाँ पे 24 घंटे जलती रहती है। फोर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच escape थ्रू द सूटी पेन्स एंड टू कम टू वार्म देमसेल्व्स। तो यहाँ पे ग्लो ऑफ लाइट तो आती रहती है, बट इतना वो धूल वूल रहता है, तो ये जगह ने अपने आप को स्केप करके रख लिया है उस डस्ट वर्स्ट की वजह से। और ये लोग यहाँ पे आते हैं, क्या लिखा है, टू कम इन वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर। तो ये लोग ऑफ कोर्स इतनी ठंडी का टाइम है, तो ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं ताकि वो अपने आप को वार्मथ दे सके। जो ब्लैक स्मिथ है उसने बस एक बार ऐसे कैजुअली उसको ग्लांस किया, मतलब उसकी तरफ देखा, इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब होता है कि जो विदाउट परमिशन कहीं आ जाता है उसको इंट्रूडर बोलते हैं। तो यहाँ पे इंट्रूडर कौन है, रैट ट्रैप सेलर है। तो उसकी तरफ उसने ऐसे देखा, और he looked the way of people his type usually did, with long beard, dirty, ragged and with bunch of rat trap dangling on his chest. तो जब उसको ब्लैक स्मिथ ने देखा तो वो कैसा दिख रहा था, मतलब जैसे पुअर लोग दिखते हैं, बिल्कुल उनके कपड़े एकदम गंदे होते हैं, उसका लॉन्ग बियर्ड है, फिर बहुत डर्टी है, और बस उसके जो चेस्ट के ऊपर वो लेके अपना घूमता है अपना रैट ट्रैप, वैसा उसको वो दिखा। तो फिर रैट ट्रैप सर ने परमिशन मांगी रहने की, और ब्लैक स्मिथ ने एकदम एरोगेंटली उसको बस नॉड किया, कुछ उसको बोला तक नहीं कि हाँ भाई रुक जाओ, ठीक है, आपको ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, आप यहाँ रह सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, एकदम एरोगेंटली बस हाँ मतलब सर हिलाया, ठीक है। द ट्रैम्प का मतलब होता है वही वागाबॉन्ड का दूसरा सिनोनिम है द ट्रैम्प। तो वो उसने कुछ नहीं बोला रैट ट्रैप सेलर ने, क्योंकि ऑफ कोर्स वो यहाँ पे बात करने तो आया नहीं है, वो तो बस अपने आप को वार्म करने आया और सोने आया।
उन दिनों में राम्स जो आयरन मिल को ओन करते थे, एक बहुत प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। उनका एम्बिशन क्या था कि वो सबसे अच्छा गुड क्वालिटी का आयरन मार्केट में उतारे। तो इसलिए वो दिन भर रात काम को देखते रहते थे कि वो हुआ कि नहीं, है ना। और फिर उसके बाद उसी मोमेंट पे वो फोर्ज में आ जाते हैं, क्योंकि उनके नाइटली राउंड, मतलब अब भाई उनका अपना इतना चला रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनका एक एम्बिशन है, तो वो इंस्पेक्शन के लिए भी आ जाते थे। तो होता है ना, रात को ऐसे राउंड लगाते हैं इंस्पेक्शन के लिए, तो वो ऐसी एक उनका राउंड था इंस्पेक्शन का, तो वहां पे आ गए थे। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टॉल रागा मफिन। तो अब भाई ऑफ कोर्स उन्होंने देखा कि वहां पे कौन है, टॉल, यही हमारा रेड ट्रैप सेलर है, who eased his way so close to the furnace, और वो इतना क्लोज है फर्नेस के, मतलब उसके जो कपड़े ना जो गीले हैं उसमें से स्टीम निकल रहा है। ऑफ कोर्स इतना गर्म है वहां पे फर्नेस के पास, तो उसके कपड़े गीले हैं तो उसमें से स्टीम निकल रहा है। तो आयरन मास्टर जैसे ब्लैक स्मिथ एकदम देखा नहीं और ऐसा देख रहा था एकदम एरोगेंट मैनर में, वैसा नहीं किया। डीम्ड का मतलब होता है कि ऐसे देखना कि आप लुक डाउन करते हो अपने स्टैंडर्ड के, अब बोलते हो कि भाई हमको तो देखना ही नहीं है। वैसे होता है ना कि हम तो इसी स्टैंडर्ड वाले लोग से देखते हैं या इन्हीं को नोटिस करते हैं, बाकी लोग तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, जो कि बिल्कुल गलत है। वैसा नहीं किया किसने, आयरन मास्टर ने। उन्होंने देखा, स्ट्रेंजर की तरफ देखा और उसके पास तक गए और लोग और उसको बहुत केयरफुली देखा। और फिर उसने जो हैट पहनी थी, उस टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट, तो उन्होंने उस हैट को हटाया ताकि वो बेटर तरीके से उसके फेस को देख सके। फिर वो जैसे ही हटाते तो बट ऑफ कोर्स इट्स यू नील्स ऑफ ऑलॉफ, और उन्होंने बोला कि अरे तुम, मतलब उनको लगता है कि इनका कोई ओल्ड साथी है, कोई एक्विंटेंस है, तो उनका नाम लिया और बोला कि हाउ डू यू लुक, तुम कैसे दिख रहे हो, मतलब तुम्हारा क्या हाल, कैसा हो गया। तो मैन इन रेड ट्रैप had never been before the iron master at Ramso did not even know what his name was। अब ये जो रेड ट्रैप चला था, ये तो खुद पहली बार आया है, ठीक है, और इसको पता ही नहीं भाई आयरन मास्टर कौन है, कैसा दिखता है, और उसको उसका नाम तक नहीं पता था। पर उसको लगा कि यार ये कोई अच्छा जेंटलमैन दिख रहा है, क्योंकि इसने मतलब आके मुझे पास से देखा, मेरा हैट हटाया और मुझे ये बोल रहा है। तो उसने सोचा कि ये इसको ना अगर बताएगा कि हाँ भाई मैं वही हूँ पुराना आपका नील्स, तो ये कुछ पैसे मुझे दे दे, मतलब कृपा करके, कह रहे इसके मेरे दोस्त की हालत खराब है। तो इसलिए उसने ना उसको बताया नहीं सच की, नहीं नहीं मैं तुम्हारा वो नहीं हूं करके, दोस्त नहीं हूं। वो आगे उस झूठ को ले जाते रहता है, ठीक है। तो कैसे बोलता है वो, थोड़ा एक्टिंग करके, यस गॉड नोज थिंग, मतलब भगवान, मतलब ये तो भगवान ही मतलब वो करते हैं कि ये सब मेरे साथ कैसे हो गया। तो उसने बोला ऐसे रेड ट्रैप सेलर ने, यू शुड हैव नॉट रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट। तो नील्स ऑफ कोर्स उस टाइम पे रेजिमेंट से रिजाइन कर दिए होंगे, तो इसलिए वो बोलते आयरन मास्टर कि तुम्हें ना रिजाइन नहीं करना चाहिए था रेजिमेंट से। तो फिर रेड ट्रैप सेलर बोलता है कि हाँ हाँ वो मेरी मिस्टेक थी। फिर उसके बाद बोलता है, फिर आयरन मास्टर बोलते हैं कि अगर मैं रहता ना सर्विस में उस टाइम पे, तो मैं तुमको ये कभी नहीं करने देता, तुमको रिजाइन कभी नहीं करने देता। तो अब बोलते हैं कि वो सब तो ठीक है, चलो अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, ठीक है, टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। तो मैनर हाउस मतलब कि एकदम आलिशान फार्म हाउस में जाना उनके, और वहां पे एकदम ओनर के जैसे रिसीव होना, लाइक सोल्जर, लाइक एन ओल्ड सोल्जर। उसको अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब उसने वो बस सोचा था कि भाई मेरे मतलब मुझे ओल्ड अपना दोस्त समझ के कुछ पैसे दे देंगे, बट इतना करना कि भाई मेरे घर चलो, मतलब उसकी खातिरदारी होगी, वो उसको उतना सही नहीं लगा रेड ट्रैप सेलर को, ठीक है। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता, मैं तो सोच भी नहीं सकता। और वो एकदम वो हो गया था कि अरे यार मेरे को ये ले जाएगा, तो वो प्लम्प हो गया उसको। और दिमाग में आया कि उसने जो पैसे चुराए 30 क्रोनर, तो वो, और अगर उसको लगा कि अब मैं वहां पे जाऊंगा तो खुद में अपने आप को लॉयन, मतलब बोलते हैं ना शेर के पिंजरे में ढकेलने जैसा है, मतलब कि अरे भाई उसको पता चल जाएगा ना कि ये न्यूज आएगी, ऑफ कोर्स सबको नेक्स्ट डे पता ही चल जाएगा, क्रॉफ्टर कंप्लेन कर देगा कि मेरे पैसे चोरी हो गए हैं। तो भाई दूसरे का पैसा चोरी करके कहीं और जाना, ये तो अपने आप को शेर के मुंह में डालने जैसा है।
तो बस उसको चाहिए था कि वो वहां पे वो सो जाए और फिर अगले दिन वो बस वहां से चले जाए। उसका प्लान बस यही था कि आज रात मैं यहाँ पे काट लूं, इस फोर्ज में अपने आप को गर्म कर लूं, सो जाऊं और नेक्स्ट डे कोई मेरे को नोटिस मत करे और मैं यहाँ से निकल लूं। पर आयरन मास्टर अज्यूम्ड, तो आयरन मास्टर को लगा कि ये इसलिए मेरे साथ नहीं जाना चाहता है क्योंकि अब इसकी कंडीशन कैसे हो गई है, इसके कपड़े देखो, इसकी हालत देखो, इसलिए उसको लगता है कि आयरन मास्टर को इसलिए मेरे साथ नहीं जाना चाहता है। तो फिर आयरन मास्टर बोलते हैं प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो। तो उसको कंसोल भी करते हैं कि नहीं नहीं तुम ऐसा मत सोचो कि मेरा घर बहुत अच्छा ये है तो तुम वहां आ नहीं सकते, मतलब तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं है, इस तरीके के बोलने वाले थे, उस तरीके का मतलब था उनका। और फिर वो अपने थोड़ा सा फैमिली के बारे में बताते हैं कि उनकी वाइफ की डेथ हो गई जिनका नाम एलिजाबेथ है, तुमने तो सुना ही होगा, और उनके जो बेटे हैं वो बाहर पढ़ते हैं और घर पे कोई नहीं है, सिर्फ उनकी ओल्डेस्ट डॉटर है और वो है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट, और वो लोग मतलब यही डिस्कस कर रहे होंगे कि अरे कोई नहीं है हमारे साथ इस क्रिसमस में, कोई कंपनी है, हमारे कंपनी नहीं है, तो तुम आओ हमारे साथ और हम लोग को हेल्प करो। ऐसे मतलब फ्रेंड्स जोक से बोलते हैं ना, आ भाई आके मेरे साथ इस पार्टी में आ जाओ और खाना खत्म करने में मेरी हेल्प कर। तो क्रिसमस फूड जो हमने प्रिपेयर किया है उसको तुम थोड़ा सा, अब तुम और आ गए तो तुम हेल्प करो हम लोग को, ये मतलब हमारे साथ आओ, ज्वाइन करो हमारे क्रिसमस उसमें। लेकिन स्ट्रेंजर बोला कि नहीं नहीं मैं नहीं आ सकता, वो बार बार नहीं नहीं बोले जा रहा था। तो द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन, तो आयरन मास्टर को लगा कि नहीं नहीं अब वो इतना नहीं नहीं बोल रहा है तो मैं उसको छोड़ देता हूँ करके, मतलब रहन दो। इट लुक्स लाइक दो कैप्टन वॉन स्टेहल प्रेफर टू स्टे विद यू टुनाइट। फिर वो ब्लैक स्मिथ को बोलता है कि लगता है कि ना ये कैप्टन वो स्टेल, मतलब उनका नाम होगा दूसरा, उनको मतलब शायद उनके काम में ऐसा बोलते होंगे, वो तुम्हारे साथ ही रहना चाहते हैं। उन्होंने तो ये वो ब्लैक स्मिथ को बोलते हैं और उसके बाद वो वहां से चले गए। बट ही लाव टू हिमसेल्फ एज, और वो मतलब हंसते हंसते जा रहे थे वहां से, और ब्लैक स्मिथ को पता था कि ये ऐसे तो मानने वाले नहीं है, मतलब ये ऐसे नहीं जाएंगे, इसको लेके ही जाएंगे, ठीक है, मतलब ये वापस आने वाले हैं, ये ब्लैक स्मिथ को पता था। नेचर ऑफ कोर्स इतने टाइम से काम कर रहे थे, उनको पता था उसका नेचर, ब्लैक स्मिथ को, आयरन मास्टर का। तो आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि अचानक से कैरियज, मतलब घोड़े गाड़ी की, वहां पे मतलब लोग जिससे भी आए होंगे गाड़ी से, उसकी आवाज आने लगी आउटसाइड द फोर्ज के, ठीक है। और अब एक नया गेस्ट आया था, बट दिस टाइम वो आयरन मास्टर नहीं थे, उन्होंने अपनी बेटी को भेजा था क्योंकि उनको लगा कि यार इसके पास ज़्यादा पावर है किसी को कन्विंस करने का अपने से ज़्यादा, तो इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को भेजा था। तो शी एंटर्ड फॉलो बाय अ वैलेट। वैलेट मतलब वो लोग होते हैं जो पूरे आपकी खातिरदारी करते हैं, एक तरीके से हेल्प करते हैं, ये हाउस हेल्प है, ठीक है, ये गेस्ट को देखते हैं, आपकी गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं, मतलब वही समझ लो टिपिकल। और वो क्या कर रहे थे, वैलेट के हाथ में क्या था, उन्होंने एक बिग फर कोट रखा था अपने साथ। तो जब अब एडला के बारे में बताया गया, इनकी ओल्डेस्ट डॉटर के बारे में बताया कि वो प्रिटी नहीं थी लेकिन बहुत मॉडेस्ट थी, दिखता है ना भाई, और थोड़ी शाई भी उनका नेचर था एडला का। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench, and the iron and the charcoal still glowed in the furnace. तो उस इवनिंग में जैसा था सब वैसा ही था, और जो ब्लैक स्मिथ थे और उसके जो ट्रेनी थे वो लोग बेंच पे बैठे हुए थे, और आयरन जो था वहाँ पे चारकोल, वहाँ फर्नेस में ये सब भट्टी में काम चल रहा था। द स्ट्रेंजर हैड stretched himself out on the floor and lay with a piece of iron peg over his head. तो वो क्या किया था, वो फ्लोर पे ही सो गया था और अपने सर में तकिया नहीं था तो वहाँ पे पिग आयरन अपने सर के नीचे रखा था। एंड ही पुल्ड हिज हैड डाउन ओवर हिज आइज, और मतलब वहाँ पे लाइट जल रही है तो अपने आप को, आँख को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी आँख गड़े ना लाइट से, अपनी हेड को वो एकदम पूरा नीचे तक ढक लिया था। और जैसे यंग गर्ल आती है, उसको देखती है, वो उसके पास गई और उसका हैट जो रेड टेप स्लाइडर में अपने आंखों तक ढक के रखा था उसको हटाया। तो मैन वॉज एविडेंटली यूज टू बी स्लीपिंग विथ वन आई ओपन, और ऑफ कोर्स वो चोरी करके आया तो भाई उसको सतर्क रहना है ना, तो इसका सतर्क करने का मतलब है कि वो एक आंख खोल के सो रहा होगा, ऐसा बोलते हैं। तो वो जैसे उसने एडला ने वो हैट को हटाया, वो एकदम भाई फट से वो एकदम खड़े हो गए, जंप कर दिया, एंड सीम टू बी क्वाइट फ्रंट। और भाई उसको लग रहा है कि भैया मेरे को तो पुलिस पकड़ने आ गई टाइप का, मतलब डरा डरा सा है ना।
तो इसलिए वो एकदम अचानक से उठ के जंप करने लगा। फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, एडला ने अपने आप को, कि मेरा नाम एडला विलियम मैनसन है, और वो यंगल ने बताया। और उसने ये भी बताया कि मेरे फादर आए थे, आपको came home and said that you wanted to sleep here in the forest tonight and then asked permission to come and bring you to home us. I'm sorry captain that you are having such a hard time. तो वो बताती है कि माय फादर केम होम, और उसके पापा घर आए और बताए कि आप जो हो यहीं फोर्ज में सोना चाहते हो आज। फिर मैंने परमिशन ली कि मैं आपको, मतलब मैं जाती हूँ और मैं आपको लेके आती हूँ हमारे घर। और फिर वो थोड़ा सा, वो मतलब बहुत मॉडेस्ट लड़की थी, बहुत अच्छा उसका संस्कार था, तो वो थोड़ा सा वो भी रिग्रेट भी जाहिर करती है कि आपकी कंडीशन देखो कैप्टन आज कैसी हो गई है इतने हार्ड टाइम में। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, और उसकी जो आंखें थी ना वो बता रही थी कि उसके में कितनी, मतलब वो कितना कंपैशन रखती है। विथ हर हैवी आईज एंड देन शी नोटिस द मैन वॉज अफ्रेड, और फिर अपनी आंखों से उसने, मतलब उसकी जो इतनी एक्सप्रेसिव आंखें जिसमें उसमें कंपैशन दिख रहा था, उसने नोटिस किया कि ये जो आदमी जो रेड ट्रैप से है बहुत डरा डरा सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसने कुछ चुराया है या ये तो जेल से छूट के आया है। ऐसा वो सोच रही थी। फिर उसने बोला कि कैप्टन आप ना जितने जब लोग आप अपने मन से, हम लोग आप इतने फ्रीली हम लोगों को छोड़ के जा सकते हो, मतलब आपका जब मन करे आप जा सकते हो हमारे घर से, बस आज के लिए, बस क्रिसमस ईव का मतलब होता है क्रिसमस से पहले के दिन का टाइम आप हमारे साथ रहो। शी सेड इन सच अ फ्रेंडली मैनर दैट द रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। उसने इतने प्यार से बोला, इतने फ्रेंडली नेचर में बोला ना कि रेड ट्रैप पेडलर भी लगा कि हाँ भाई इस पे, मतलब ये लड़की, मतलब मेरे को कुछ नहीं होने वाला, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने वाला, ये लड़की बहुत अच्छी है। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर मी विथ योरसेल्फ मिस, ही सेड आई विल कम एट वंस। तो वो बोलता है कि उसको कभी लगा नहीं था कि आपको इतनी तकलीफ करनी पड़ेगी मिस, ठीक है, इसलिए मैं आपके साथ, आप इतना ज़्यादा वो मत लो, मैं आपके साथ चलता हूँ। तो फिर वो जो वैलेट बिग कोट लाया था वो पहन ले, एक्सेप्ट कर लेता है और वो पहन के जाता है। एंड द वॉलेट हैंडेड हिम विद डीप बो, तो वो ऐसे करके, ऑफ कोर्स वो गेस्ट को रिसीव कर रहा है तो वो एक ऐसे झुक के उसको बो करता है। एंड उसके बाद उसने वो फर कोट पहन लिया अपने फटे पुराने कपड़ों के अंदर ऊपर, और फिर उसके बाद वो यंग लेडी को फॉलो करता है उनके कैरेज, उनकी जो गाड़ी थी उसमें जो वो आए थे। तो विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ्स सो मच एज अ ग्लांस, अब वहाँ पे सब खड़े होकर देख रहे हैं भाई ये क्या हो रहा है, अभी ये रैग पिकर आया था, इस पर हम तो ध्यान ही नहीं दे रहे थे, इसको तो हमारे आयरन मास्टर की बेटी उठा के लेके जा रही है, वो भी फर कोट पहना के, इसको हाँ ये वैलेट झुक के वो कर रहा है, वो कर रहा है ना। तो सब लोग ऐसे देख रहे थे, और पर लेकिन रेड ट्रैप सर ने इन लोगों को देखा तक नहीं। But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. पर जब वो रास्ते में जा रहा था तो अब उसने भाई पैसे चुराए हैं, तो उसने उसको ना evil forebodings मतलब foretellings आ रहे थे माइंड में, ठीक है, कि उसने भाई गलत किया है। Why the devil did that, और वो खुद से सोचता है कि मैं क्यों यहाँ राजी के दिन क्यों लिया, उसका पैसा क्यों चुराया। वो अपने आप को सोच रहा था। नाउ आई एम सिटिंग इन अ ट्रैप दैट विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। अब उसको खुद रियलाइज होता है कि जैसे वो बोलता रहता था ना कि ये ट्रैप है, सब इसमें फंस जाएंगे, वो बोल रहा है मैं खुद इस ट्रैप में फंस गया और इससे कभी बाहर ही नहीं निकल पाऊंगा। फिर जब नेक्स्ट डे होता है, नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, तो ऑफकोर्स ये 23 दिसंबर 24, 25, तो ये लोग 23 के रात को उसको लेके आए थे और नेक्स्ट डे जो था वो क्रिसमस का ईव था। और फिर जब आयरन मास्टर आए डाइनिंग में ब्रेकफास्ट के लिए, तो वो सोच रहे थे बहुत सेटिस्फैक्शन के साथ कि अब उनके ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड उनको मिल गया है, और हु हैज रन अक्रॉस मतलब वो बहुत खुश थे, बहुत सेटिस्फाइड थे कि अब हमारे साथ हमारे क्रिसमस में कोई साथ देने के लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी इट, ही विल गेट अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन, ही सेड टू हिज डॉटर, हम लोग क्या करेंगे देखना, इसको थोड़ा सा मतलब खिला पिला के थोड़ा सा उसको, अब भाई एक खाते पीते नहीं तो हड्डी दिखती है ना, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग ऐसा करेंगे कि अच्छा इसकी में वो हो जाए, हेल्दी हो जाए। तो ये क्या आयरन मास्टर ने इस बेटी से कहा जो बिजी थी, क्या करती वो टेबल सजा रही थी। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू
राउंड अदर देन द कंट्री सेलिंग दैट ट्रैप। फिर बोलते हैं कि अब मतलब वो अपने दोस्त के लिए अच्छा सोच रहे, वो सोच रहे कि ये हेल्दी हो जाए, फिर हम इसको दूसरा कुछ काम ढूंढ के देंगे, ये काम नहीं करेगा रेड ट्रैप सेलिंग का, है ना, ये सब कर अपनी बेटी को बोलते हैं। वो बोलती इट इज स्ट्रेंज दैट द थिंग्स हैव कम डाउन हिल विथ हिम एज बैडली एज दैट। तो वो सोचते हैं कि अपनी बेटी को बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है कि इतनी चीज़ें इतनी हद तक बुरी हो गई है। अपनी बेटी को बोलते हैं तो लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक दैट देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन अ एजुकेटेड मैन। तो लास्ट नाइट ऐसा कुछ भी नहीं, वो एडला बोलती है कि ऐसा नहीं लग रहा था, मतलब वो बोलने की कोशिश साफ साफ कोशिश करती है कि ये वो सोल्जर नहीं लग रहे हैं जो आपके फ्रेंड आप सोच रहे हो, ठीक है, वो ऐसा बोलती है। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, बट वो उसके फादर बोलते हैं कि नहीं तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, कि जैसे वो एकदम क्लीन होके आएगा, ड्रेसअप होके आएगा, तुम देखना कुछ और ही दिखेगा, मतलब तुमको रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ भाई ये हमारे वही हैं, ये मेरा एक्विंटेंस ही है, ये वही हम सोल्जर है। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बैरेस्ड, और लास्ट नाइट ऑफ कोर्स मतलब जो उनके में नोटिस की थी वो एक एम्बैरेसमेंट की वजह से था। द ट्रैम्प बैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स। तो वो जो भी उसका जो ऐसा बिहेवियर है अनएजुकेटेड, जो अब तुमको ऐसा लग रहा है वागा बॉन्ड वाला जो नेचर है, जो बिहेवियर है, वो चले जाएगा जैसे ही वो अपने क्लोथ्स चेंज करेगा, अच्छे से ड्रेसअप होके आएगा। तो ऐसा वो आयरन मास्टर अपनी बेटी को बोलते हैं। और जैसे उन्होंने ये बात बोली और डोर ओपन हुआ और वो स्ट्रेंजर एंटर हुआ, और आप देखते उसको कि वो इतना क्लीन, इतना वेल ड्रेस दिख रहा था। जो उनके घर का हेल्पर था उसने उनको पूरा नहलाया धुलाया, उनके बाल काटे, रेड ट्रैप के, उसको शेव किया और उसको बहुत अच्छे से ड्रेस कर दिया था सूट ऑफ क्लोथ्स में। और वो जो क्लोथ्स थे वो आयरन मास्टर के ही थे। उसने एक वाइट शर्ट पहनी थी और स्टार्च्ड कॉलर विथ होल्ड शूज़। तो पूरा का पूरा मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गया था, है ना, और बहुत साफ सुथरा हो गया था। लेकिन जो गेस्ट आया था अब तो बहुत ग्रूम हो गया था, पर ये आयरन मास्टर को अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? क्योंकि अब आयरन मास्टर तो पहचान ले कि ये तो मेरा वो दोस्त नहीं है। ही लुक्ड एट हिम विथ प्लकर्ड ब्रो, मतलब ऐसे आँख मतलब अपना आईब्रो उठा के, मतलब ऐसे देखते हैं ना, सोच में पड़ते हैं ना, वही वाला प्लकर्ड आईब्रो से देखता है। इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने किसी दूसरे को अपने घर बुला लिया था। उस मतलब रात के अंधेरे में वैसे रिफ्लेक्शन में वो नहीं समझ पाए थे कि फॉरेनर्स में कौन है, उन्होंने एक गलती कर दी थी। लेकिन अब जब वो ब्रॉड डे लाइट में, मतलब सुबह सुबह है वो, और पूरा ड्रेस फ्रेस होके आ गया अच्छे से, तो अब वो अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं कि ये तो उनका पुराना दोस्त नहीं है। What does this mean? तो वही बोलता है कि इसका मतलब क्या, एकदम जोर से बोलते हैं कि इसका मतलब क्या, मतलब वो बोलते हैं ना भाई तुमने धोखा दिया, तुम पहले कल बता देते कि तुम वो नहीं हो। तो फिर रेड ट्रैप सेलर ने कुछ ऐसा नहीं अपने आप को वो करने के साबित नहीं कि नहीं मैं ही वही हूँ, या वो सब इधर उधर की बातें नहीं की। उसने उस समझ में आ गया था कि जो इतना सारा जो लग्जरी स्प्लेंडर दिख रहा है उसको, वो सब एंड हो गया है। और फिर वो आगे बोलता है, not my fault sir, I never pretended to be anything but a poor trader and I pleaded and begged to be allowed to stay in the force। बस वो इतना ही बोलता है कि ये मेरी गलती नहीं है सर। वो भी समझ गया था कि ये मेरे को पहचान गए हैं और मेरी सारी पोल खुल चुकी है। तो वो बोलता है कि मेरी गलती नहीं है सर, मैं तो कभी प्रिटेंड नहीं किया था कि मैं मतलब आपका दोस्त वोस्त हो करके, मैं तो कुछ नहीं हूँ, बस ये पुअर सा ये बेचने वाला हूँ। और मैंने तो आपको वो बोला भी था कि प्लीज़ मेरे को वहीं रहने दो, मेरे को नहीं आना है करके। और बोलता है अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ है, मैं अपने फिर से एग्ज में जाता हूँ और यहाँ से चला जाता हूँ। तो वो अपने मतलब कि जो सिचुएशन है उसको काम डाउन करके बोलता है कि मैं यहाँ से चले जाता हूँ। फिर आयरन मास्टर बोलता है कि इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, मतलब वो बोला इतना जो तुमने एक्सप्लेनेशन दिया वो तो सही है, लेकिन कल भी तो तुम बोल सकते थे ना कि मैं नहीं हूँ करके, तो तुम कल ऑनेस्ट पर बात, तुमने तो ऑनेस्टी से बात नहीं की। You must admit that I should not be surprised if the sheriff, मतलब पुलिस अगर आए और would like to have something to say in the matter। तो वो बोलता है कि I should not be surprised, अगर मैं मतलब वो बोल रहा है कि अब आयरन मास्टर का पारा चढ़ गया। अब वो बोलता है कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा, ये मेरे को धोखा दिया, इसने मुझे सच नहीं बोला। तो अगर मैं पुलिस को बुलाऊँ और वो ये मैटर को देखे कि तुमने क्या झूठ बोला है तो कैसा होगा। मतलब द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फीस्ट। फीस्ट मतलब होता है जैसे मुट्ठी बना के आप अपने टेबल पे से मारते हो, उसी को बोल रहा है फीस्ट।
तो क्या किया रैट ट्रैप सेलर ने, एक स्टेप फॉरवर्ड किया और अपना ऐसा मुक्का मुक्का जैसे टाइप का बनाया और टेबल के ऊपर ऐसे ठक से मारा। अब वो बोलना चालू करता है, वही उसका जो बोलना है, ठीक है, जो वो सोचता रहता है। Now I'm going to tell you, Mr. Iron Master, how things are, he said. This whole world is nothing but a big... वही उसका जो रटने वाला है ना, वही जो सोचता रहता है वही बोलना चालू कर दिया कि पूरा वर्ल्ड रैट ट्रैप बहुत बड़ा जाल है, ये जो सारी चीज़ें ना अच्छी अच्छी जो ऑफर करती है ये सब कुछ नहीं है, बस चीज़ की तरह है, और बिट्स ऑफ पोर्क एंड चीज़ है जो हम सब ऐसे पुअर लोगों को ढकेल के लेके आती है इनटू ट्रबल। और अगर शेरिफ आता है और मुझे लॉक करके जाता है तो फिर आप देखना मिस्टर आयरन मास्टर कि एक दिन आपका भी आएगा। देन यू वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क एंड देन यू विल कॉट अप इन द ट्रैप। तो वो यहाँ पे वो एक्चुअली वो सिचुएशन को समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम जैसे गरीब लोगों को आप मतलब हम लोग के लिए लग्जरी है ना आपके घर में आना, क्रिसमस मनाना, हमारे नसीब में तो ये सब नहीं है, तो ये सब हमको अट्रैक्ट करती है। तो हमने क्या झूठ बोला, ये ट्रैप में हम आ गए ये देख के कि यहाँ पे इतनी लग्जरी है वगैरह ये सब है, और उसके बाद हम यहाँ पे फंस जाते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने सच नहीं बोला था, हम यहाँ फंस गए। तो बोलता है कि देखना अगर आपने मुझे जेल में डलवा दिया पुलिस को बुला के वो तो ठीक है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा आपका जिसमें आपको भी लाइफ में बहुत ज़्यादा लग्जरी वगैरह मिलेगी और आप उस दिन डिसऑनेस्ट होगे और उस दिन आप फंस जाओगे इस ट्रैप में। अब आयरन मास्टर हंसने लगा, भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ये रैट ट्रैप सेलर, तो वो हंसने लगे। दैट वॉज नॉट सो बिगली सेड, तो मतलब स्पीच ठीक ठाक थी माय गुड फेलो, परहैप वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन द क्रिसमस ईव। तो उसके बाद से वो बोलते हैं इतनी भाई सही स्पीच दी है तुमने, हम लोग रहन देते, पुलिस को नहीं बुलाते। लेकिन फिर वो बोलते हैं कि लेकिन गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन तुम यहाँ से निकल लो, ठीक है। बट जैसे ही वो मैन जाने वाला था, मतलब वो रैट ट्रैप साथ जाना वाला था, जैसे डोर खोलने वाला था, उनकी बेटी जो है वो बोलती है आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे। वो बोलती है कि नहीं मुझे लगता है कि इन्हें हमें हमारे साथ रहना चाहिए आज। वो बोलती है मैं नहीं चाहती कि ये जाए, और वो जाती है और जाके डोर को क्लोज कर देती है। तो अब वो गुस्से से बोलती तुमको मतलब एकदम गुस्से से बोलते क्या कर रही हो बहन तुम, मतलब अपनी बेटी को बोलते क्या कर रही हो भाई तुम। अपने फादर व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग सेड द फादर। और वो अब भैया वो क्या किसको अब ये झूठ बोल के आया है, तो वो एम्बैरेसमेंट में खड़ी भाई इस बात को कैसे कवर करूँ, कैसे बोलूँ कि पापा इसको रहने दो करके, और उसको समझ नहीं आ रहा था क्या आंसर दूँ भाई। तो फिर उस मॉर्निंग वो बहुत ज़्यादा खुश थी, वो सोच रही थी कि एकदम होम लाइक लग रहा है, क्रिसमस वाली फीलिंग आ रही है, और वो बहुत सारी चीज़ें बनाई थी उस मतलब पुअर मैन के लिए, और उसको ना जो उसने इतनी सारी प्रिपरेशन की थी, इतना जो अच्छा उसको फीलिंग आ रही थी, वो नहीं चाहती है कि ये सब ख़त्म हो। अगर वो चले जाएगा तो अब भाई घर का माहौल सीरियस हो जाएगा, उसने जो इतना सारा प्रिपरेशन किया था वो इन्हीं दोनों के लिए रह जाएगा। तो इसीलिए वो इंटरसीडेड, मतलब इसलिए वो इंटरसीड का मतलब होता है कि आप दूसरों के बदले उन लोगों के लिए परमिशन मांगते हो, है ना। मतलब वो परमिशन मांग रही थी वागाबॉन्ड के लिए कि उसको रहने दो करके। आई एम थिंकिंग ऑफ द स्ट्रेंजर हियर सेड द यंग गर्ल। वो बोलती है मैं इन्हीं के बारे में सोच रही हूँ कि ये इतना चलते हैं पूरा दिन भर हर जगह, क्योंकि अब इनके पास रहने वहने की जगह नहीं है, और ऐसी कोई भी जगह नहीं है इस पूरे कंट्री में जहाँ पे उसको वेलकम किया जाए या जहाँ वो घर जैसा फील करे। और जब भी वो Whenever he turns he is chased away, और जब भी कुछ हेल्प मांगने जाता है या कुछ भी करने जाता है तो लोग भगा देते हैं उसको। All he is afraid is being arrested and cross examined। तो बस उसको इसी बात का डर लगता है कि भाई मेरे को कोई अरेस्ट मत कर ले, कोई मेरे को कुछ पूछताछ मत कर ले कि क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो, यहाँ पे क्यों खड़े हो, यहाँ पे क्यों सो रहे हो। तो बस उसको यही सब का डर लगता है। तो बोलती है बस मैं चाहती हूँ कि साल का एक दिन वो हमारे साथ पीसफुली यहाँ पे मतलब बिताए। तो आयरन मास्टर कुछ ऐसे अपने इनऑडिबल वॉइस में कुछ मम्बल मतलब होता है कि मुंह में कुछ बोलते हैं ना, वो बोलता है इन हिज बियर्ड, मतलब आवाज़ बाहर ही नहीं निकल रही, मतलब उसके बियर्ड में ही रह गई, ऐसा टाइप का बोलने का
मतलब है, और वो अपोज नहीं कर पाता। ऑफ कोर्स स्पीच से ना प्रभावित हो जाता। देखो भाई रेड रेप्सलर की स्पीच से भी प्रभावित हो गया अपनी बेटी की। भाई अब इनको आयरन मास्टर के वहाँ पे ना मिल आयरन वर्क में अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो अच्छी स्पीच दे दो। जस्ट जोकिंग। तो इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यूड। वो बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि ये जो भी हुआ है सब मिस्टेक था, लेकिन हम लोगों आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे ह्यूमन बीइंग whom we have asked to come here and whom we have promised the Christmas cheer। तो बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि जो भी हमने किया वो गलती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसी एक किसी को भगा देना चाहिए ह्यूमन को, जिसको हमने खुद बुलाया और खुद बोला कि आओ हमारे साथ क्रिसमस बिताओ, हमारे साथ क्रिसमस इंजॉय करो। यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन। तो उसके पापा बोलते हैं कि डिसअप्रूवल में जो डिफेंड कर रही थी उसको बोलते हैं कि तुम बहुत यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन, तुम पार्सन से भी बुरा पढ़ाती हो। सेट द आयरन मास्टर। इसका मतलब है कि वो एक तरीके से डिसअप्रूवल दे रहे थे एडला को कि वो इतना जो डिफेंड कर रही है रेड रेप्सलर को। आई होप ओनली यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट। बस इतना ही वॉर्न करते हैं कि ऐसा ना हो कुछ चुरा उरा के ले जाए, हम लोग को कत्ल वतल कर दे, मार पीट दे हम लोग को। तो बस ऐसा कुछ ना करे कि हमें आगे जाके रिग्रेट हो कि हमने इसको क्यों बुला लिया। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। तो उसको अच्छे से उसको लेके जाती है स्ट्रेंजर को, और उसके बाद उसको टेबल पे लेके जाती है ताकि तुम खाना वाना खा सके। नाउ सिट डाउन एंड ईट। वो बोलती है कि अब आप बैठिए और खाइए। फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन। और वो समझ जाती है कि उसके पापा मान गए हैं करके। द मैन विद द रैट ट्रैप डिड नॉट सेड अ वर्ड। अब वो भाई क्या बोले, इतना मेरे लिए किसी ने बोला होगा जिंदगी में। तो वो एकदम ऐसा अचंभित हो गए, तो वो कुछ बोल ही नहीं पाया। ही ओनली सैट डाउन एंड हेल्ड हिमसेल्फ टू द फूड। बस वो बैठा और खाने लगा। टाइम आफ्टर टाइम। और मतलब अब उसके लिए कभी किसी ने कुछ नहीं किया, कभी उसको प्यार से नहीं बुलाया। तो वो एकदम अमेजमेंट में हो गया था कि ये लड़की ने मेरे लिए क्या किया। तो वो उसको देख रहा था कि ये किस मिट्टी से बनी, क्यों है इतनी अच्छी, क्यों एक स्ट्रेंजर के लिए इसने इतना किया। तो उसको अचंभित होकर वो बार बार उस लड़की को देख रहा था। हु इंटरसीडेड फॉर हिम, मतलब उसने उसके लिए रिक्वेस्ट की। व्हाई हैड शी डन इट, क्यों किया उसने, मतलब मेरे से क्या ही मिलेगा उसको, मेरे पास तो कुछ नहीं है देने के लिए, तो क्यों किया उसने। व्हाट कुड बी द क्रेजी आइडिया, मतलब इसके पीछे का क्या ही रीज़न हो सकता है। फिर उसके बाद क्या होता है, क्रिसमस ईव आफ्टर दैट द क्रिसमस ईट एज राम्स शो पास्ट जस्ट एट इट एज ऑलवेज हैड। और जैसे क्रिसमस इवनिंग वहाँ पे बीतती है, क्रिसमस का पहला दिन बीतता है, वैसे वो पास हो गया वो दिन भी। उस स्ट्रेंजर ने कोई भी ट्रबल नहीं किया, ना मारा पीटा, ना कुछ चुराया, कुछ नहीं किया भाई वो, क्योंकि क्या ही ट्रबल करता वो भाई, वो तो दिन भर सोए जा रहा था। पूरा जो नून से पहले का टाइम होता है वो पूरा टाइम सो रहा था। ही ले ऑन द सोफा, और गेस्ट रूम के सोफा में मतलब एक बार सोया तो भाई वैसा वाला है, सो गया फट से। और at noon they woke him up so that he could have his share of good Christmas fare, but after that he slept again। तो वो क्या करता है कि पूरा नून से पहले का टाइम सोता है गेस्ट रूम के सोफा में, और फिर उसको लोग उठाते हैं कि अरे अरे देखो अभी वो हमारा वो हो चुका है, आफ्टरनून हो चुका है। फिर उसके बाद ताकि वो फिर से क्रिसमस का खाना वाना खा सके और थोड़ा सा क्रिसमस मना सके, और उसके बाद वो फिर सो गया। It seemed that as long as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely here at राम्सजो। तो वो उन लोगों को लगता है भाई ये तो इस यहाँ पे वो कभी बेचारा सोया ही नहीं है, तो वो आराम कर रहा है। फिर इवनिंग में क्रिसमस ट्री को उन्होंने लाइट किया, फिर उन्होंने उसको फिर उठाया। वो थोड़ा टाइम वहां पे खड़ा रहा ड्राइंग रूम में और ब्लिंक कर रहा था, ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम। तो उसकी आंखों को थोड़ी सी कैंडल लाइट वो कर रही थी, हर्ट कर रही थी, इसलिए वो अपनी आंख ब्लिंक कर रहा था। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, फिर से वो सोने चला गया भाई। उसके बाद 2 hours later he was aroused once more, then he had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge। तो फिर उसके बाद अब मतलब वो बस खाने उठता था, थोड़ा सा क्रिसमस का सेलिब्रेशन में उठता था और पूरा टाइम सो जाता था। ठीक है, उसने क्या खाया, क्रिसमस फिश और पॉरेज। एज सून एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट। तो उसने फिर वो गया और वहां जितने भी लोग थे, वैलेट था, फिर उसके बाद
एडला और आयरन मास्टर सबको उसने गया और थैंक यू और गुड नाइट बोला. बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इफ इट वाज father intention that the suit which he wore was to be a Christmas present, he did not have to return it. तो फिर वो उसको समझाती है कि हम लोग ने आप ये जो कपड़े पहने हो जो मेरे पापा के हैं वो आपके लिए क्रिसमस प्रेजेंट है और आपको इसको रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं है. एंड अगर उसको कभी भी अपना अगला क्रिसमस बनाने के लिए कोई प्लेस चाहिए वो यहाँ पे आ सकता है. ठीक है, ही कुड रेस्ट इन पीस, वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस. उसको अपना एक शांति से क्रिसमस का एक दिन पहले का दिन ईव अगर बनाना है तो, और मतलब उसको जगह चाहिए जहां पे वो आराम से रह सके पीस में, तो वो यहाँ पे आ सकता है. एंड बी श्योर दैट नो एविल वुड बी फॉल हिम. और बोलते ना भगवान ने चाहा सब सही रहा तो ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, और उसको फिर से अच्छे से ही वो वेलकम करेगी. तो इतने अच्छे बिहेवियर से फिर वो बेचारा अचंभित हो गया और फिर उसने कुछ आंसर नहीं किया. बस उसको वो देखता रहा यंग गर्ल को इन बाउंडलेस अमेजमेंट, क्योंकि वो इतना अच्छा उसका नेचर, दरिया दिल उसका देख के उसको वो देखने लगता है. फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आयरन मास्टर की बेटी उठते हैं अच्छे एकदम मूड में, है ना, ताकि वो लोग मतलब चर्च जा सके क्रिसमस की सर्विस देने. और लेकिन उनके गेस्ट फिर मतलब जो रेड ट्रैप से रहा था वो अभी भी सो रहा था और उन्होंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, वो लोग खुद दोनों चले गए. When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat hung and heard more, her head even more. अब जब 10 बजता है और वो लोग वापस आते हैं चर्च से तो उस यंग लड़की का, एडला का सर झुका हुआ होता है. अब क्यों झुका है? क्योंकि चर्च में पता चलता है, और वो डिजेक्टेड थी देन यूजुअल, वो बहुत ज्यादा वो थी कि अरे यार इसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसको क्या पता चला कि ओल्ड क्रॉफ्टर का जो था पैसा 30 क्रोनर चोरी करके भाग गया. कौन? एक रेड ट्रैप सेलर. ठीक है, यस दैट वाज अ फाइन फेलो दैट यू लेट इन. तो उसके पापा उसको वही टिपिकल ताना कस के बोलते हैं, हाँ हाँ भाई जिसको तुमने घर में रखा ना बहुत सही बंदा है. और फिर वो बोलते हैं कि कितने सिल्वर स्पून हमारे घर में बचे होंगे अभी तक, मतलब ऑफ कोर्स वो लोग घर छोड़ के गए हैं तो अब उनको लग रहा है कि हमारे घर से भी चुरा के ले गया. ठीक है, तो वही न्यूज सुन के उसका जो सर था वो नीचे था. The wagon had hardly stopped at the front step when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. तो मतलब अब भाई उनको लग रहा है कि हमारे घर से भी निपट गया सब चीज, तो वो उनकी जो गाड़ी थी वो बस आई भी नहीं थी वहां पे उनके घर के पास कि वो पूछने लगे अपने हाउस हेल्प से कि वो स्ट्रेंजर है कि नहीं. तो वो बोलता है कि उसको पता चला है कि वो जो हमारे घर में रह रहा है वो थीफ है. वो आयरन मास्टर बात बताते हैं. तो वो हाउस हेल्प बोलता है कि वो फेलो जो था वो अभी चला गया है और उसने कुछ नहीं लेके गया, मतलब वो रेड ट्रैप से कुछ लेके नहीं गया और वो चला गया है. और बल्कि उसने तो एक लिटिल पैकेज छोड़ा है एडला के लिए, एंड वो काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट, मतलब एज अ क्रिसमस प्रेजेंट कुछ छोड़ के गया है. तो वो एडला क्या करती है, वो पैकेज को ओपन करती है और ऐसा उसने उसको पैक किया था उस प्रेजेंट को कि उसमें से इतना पुअरली किया था बेचारा, जितना उसका एफर्ट लगा वो करा, और कि उसका कंटेंट जो उसके अंदर था वो सब दिख रहा था, उसने ऐसी पैकेजिंग की थी. और शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, तो मतलब वो खुश थी कि वो इस बात से खुश थी कि वो कुछ लेके नहीं गया और ऊपर से उसने क्या किया, मुझे खुद ये दे के गया है. और उसके अंदर क्या मिलता है, शी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप एंड इट लेड 3 रिंकल 10 क्रोनर नोट्स. तो उसको क्या मिलता है, एक रैट ट्रैप मिलता है और उसके अंदर उसने जो पैसे उसके क्रॉफ्टर के घर से चुराए थे वो उसके अंदर रखे हुए थे. बट दैट वाज नॉट एट ऑल. इन द रैट ट्रैप ले ऑल्सो लेटर रिटन इन जैग्ड कैरेक्टर्स. तो अब भाई उसको ज्यादा लिखना अच्छे से नहीं आता होगा, तो उसने जैसे भी उसको मिला उसने ऐसे बड़े बड़े बच्चे लोग कैसे लिखते हैं एकदम गड़ा गड़ा के, उसने उस लेटर में क्या लिखा था, उस रैट ट्रैप के अंदर एक लेटर भी था, उसमें अंदर लिखा था, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो काइंड टू नाइस टू me all day long as if I was a captain and I want to be nice to you in return as if I was a real captain. तो वो मतलब उसको बोलता है कि आप इतनी ऑनरेबल हो, नोबल हो और आप पूरे दिन मेरे साथ इतनी अच्छी तरीके से रहे जैसे मैं एक असली का कैप्टन हूँ, और मैं भी आप
के साथ अच्छा रहना चाहता हूँ, जैसे कि मैं एक असली में सही में कैप्टन हूँ। और फॉर आई डोंट वांट यू टू बी एम्बेरेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ। और वो बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि आप एम्बेरेस हो कि आपके घर में एक थीफ है इस क्रिसमस में, बट you can give back money to the old man in the roadside who has the money pouch hanging on the window frame so that the as a bait of poor wanderness। तो उसको पता है कि इसको पता चल गया होगा कि मैं थीफ हूँ, तो वो बोलता है कि आप जाके ये पैसा ना उस क्रॉफ्टर को वापस दे देना। जो जो लोग ऐसा करते हैं, जो हमारे लिए ये पैसों को वहां लगाते हैं ताकि ये एक जाल की तरह हो। रोड साइड में द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड हु हैज द मनी पाउच हैंगिंग इन द विंडो फ्रेम एज अ एक जाल की तरह। जाल बेट मतलब होता है कि ऐसे देना फॉर पुअर वैंडरर, हमारे जैसे उन लोगों के लिए। द रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट हु हैड नॉट बीन कॉट इन द वर्ल्ड्स रैट ट्रैप who would if not been raised to the captain। तो बोल रहा है कि ये रैट ट्रैप एक क्रिसमस प्रेजेंट है उस रैट की तरफ से जो इस वर्ल्ड के रैट ट्रैप में फंस के रह जाता, इन्हीं ये सब डिसऑनेस्टी ये सब के बीच में फंस के रह जाता अगर मुझे कैप्टन के दर्जे तक नहीं उठाया जाता। बिकॉज इन दैट वे ही हैड बिकॉज इन दैट वे ही गॉट अ पावर टू क्लीन हिमसेल्फ। और क्योंकि उसने इतने अच्छे से उसके साथ व्यवहार किया, इतना कुछ उसको मतलब अच्छी खातिरदारी की, उसको अच्छा फील कराया, तो उसको कैप्टन की तरह फील हुआ और तभी वो अपने आप को क्लीन कर पाए। क्लीन कर पाए का मतलब इस रैट ट्रैप से, इस लग्जरी से, उसने जो गलती की थी वो सबसे वो बाहर निकल पाया। और रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टेहल स्टेहल। तो वो लास्ट में क्योंकि उसने उसको कैप्टन की तरह वो किया, ट्रीट किया, और वो खुद कैप्टन की तरह वो करना चाहता है, उसको रिटर्न बैक करना चाहता है, तो इसलिए जो ये नाम है ना कैप्टन वॉस्टेहल, ये जो आयरन मास्टर्स ने पहले बोला था अपने फ्रेंड को, तो उसी तरीके से वो अपने आप को एड्रेस करता है। तो ये खत्म हो चुका है। अब हम करने वाले हैं वर्ड मीनिंग। मैंने यहाँ वर्ड मीनिंग लिख दिया है, ठीक है। ग्लेम्ड का मतलब होता है शाइन, मोनेटरिस का मतलब होता है बोरिंग, वैगाबॉन्ड का मतलब होता है कि जो जिसके पास जॉब नहीं है, घर नहीं, वो इधर से ट्रैवल करता है। अनवांटेड का मतलब होता है अनयूजुअल, ड्यूरिंग डर का मतलब होता है वॉकिंग स्लोली, इनक्रेडियस का मतलब होता है अनबिलीव, स्टैगर्ड टू वॉक विद डिफिकल्टी। एनविल के ऊपर रख के वो लोग मेटल को वो करते हैं, फेंक रहे हैं। बेलोस का मतलब जो साउंड आ रहा था, आयरन बैग दैट एमिट्स स्टीम ऑफ एयर। ग्रोन्ड का मतलब साउंड बना मतलब साउंड आ रहा था। शॉवेल्ड का मतलब डिग। क्लैटर का मतलब होता है एक साउंड ही आता है। इंट्रूडर का मतलब होता है वो वागाबंद क्या बिना परमिशन के उस फॉर्ज के अंदर। ब्लैक स्मिथ ने बिल्कुल एरोगेंट उसको नॉड किया था। ट्रैम्प दूसरा वर्ड है वैगाबॉन्ड के लिए। टोर ऑफ का मतलब होता है रिप ऑफ। बट यहाँ पे इसका मतलब है कि वो क्या बोलते हैं, आयरन मास्टर क्या करते हैं, एकदम खट से उसके हेड ताकि वो के। मैनर हाउस का मतलब होता है लार्ज कंट्री हाउस जिसमें वो लोग रहते थे, और आयरन मास्टर। इनकॉन्स्पिशियसली का मतलब होता है इनविजिबल। वो चाहता था कि बस फॉर्ज में सो जाऊं और उसके बाद बस बिना कोई मुझे देखे मैं यहाँ से चले जाऊं अगले दिन। परसुएशन का मतलब टू कन्विंस समवन, मतलब एडला के पास बेटर पावर है किसी को कन्विंस करने के लिए, इसलिए भेजा था। वैलेट का मतलब होता है जिसका काम होता है क्लीन करना, जॉब मतलब क्लीन करना क्लोज गेस्ट के, या टू पार्क द कार फॉर पीपल उसको बोलते हैं। फोर बॉन्डिंग का मतलब होता है फोर टेलिंग, इवन फोर बॉन्डिंग बोला था ना। डिस्टिमुलेट का मतलब प्रिटेंड, वो प्रिटेंड नहीं करता कि मैं आपका अभी भी आपका एक्विंटेंस ही हूँ। जब वो सज धज के नेक्स्ट डे आता है तो ठीक है, वो एक बार में मान लेता है कि हाँ मैं आपको धोखा देता। इंटरसीडेड का मतलब होता है मेडिटेट, मतलब पेटिशन किया था उसने एडला ने अकाउंट ऑफ रेड ट्रैप सेलर के। गिवन इन का मतलब होता है अग्री करना। फोर नून का मतलब होता है कि नून से पहले का पार्ट टाइम। जैक्ड का मतलब क्योंकि उसने लेटर में एकदम ऐसे से लिखा था, एकदम गड़ा गड़ा के, उसको बोलते हैं जैक्ड। स्नेयर का मतलब होता है कि एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे आप क्या कर सकते हो,
स्मॉल एनिमल्स या बर्ड्स को पकड़ सकते हो। वो रेड ट्रैप सेलर कैसे चलता था? प्लॉड। प्लॉड मतलब होता है कि वॉक इन अ वे दैट यू आर वेरी टायर्ड। डींग का मतलब होता है टू डू समथिंग ऑल्दो यू थिंक दैट यू आर टू इम्पोर्टेंट टू डू इट। मतलब वो क्या करता है, ब्लैक स्मिथ उसको देखता तक नहीं है स्ट्रेंजर को, है ना, पर ऐसा थोड़ी ना करना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द सेटिंग ऑफ द रिमोट फॉरेस्ट लोकेशन इन द रैट ट्रैप कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल टोन एंड द मूड ऑफ स्टोरी। पहली बात, वो क्या करता है, पैसा चोरी करने के बाद वो मेन हाईवे से नहीं जाता, वो क्या करता है, वो फॉरेस्ट की तरफ का डायरेक्शन लेता है। अब वो जैसे 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 चलता है, पहले तो सब ठीक रहता है, उसके बाद उस जंगल में वो पूरा फंसते जाता है, वो इधर जाता है उधर जाता है, फिर वहीं वापस आ जाता है। तो ये जो टोन है ना और मूड है, उसमें आपको पता चलता है बहुत डार्क, ग्लूमी, आइसोलेटेड, लोनलीनेस, ऐसी फीलिंग आती है। तो ये वो वाला टोन सेट करता है, पूरा मूड ऑफ द स्टोरी आपको पता चल जाता है, बहुत ज्यादा डार्क हो गया है, बहुत ज्यादा ग्लूमी हो गया है, सैड हो गया है, वो हमको पता चल गया है कि वो फंस चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता उसका। तो हम लोगों को ऐसी वाली फीलिंग आती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट मूड और टोन सेट करने में। तो आपको यही सब लिखना था। यहाँ पे आंसर्स भी मैंने अटैच कर दिए। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ आइसोलेशन, हाँ भाई अकेला है वो। डिसोल्यूशन मतलब एकदम आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा दुख दर्द है अब उसकी लाइफ में। एम्फसाइजिंग द लोनलीनेस एंड डिस्पेयर दैट द पैडलर एक्सपीरियंस, आप खुद देखते हो ना कितना उसको वहां पे लगता है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, और वो जमीन में लेट जाता है कि अब मेरा डेथ का टाइम आ गया है। तो हम लोग को उसके लोनलीनेस के बारे में पता चलता है कि अब किसी से वो हेल्प नहीं मांग सकता, और उस पे क्या बीत रहा है, उसका कितना सैड मूड है, उसके बारे में हमें पता चलता है। The harsh winter condition that the barren landscape add to the overall tone of the melancholy and hopelessness। अब वहां पे डार्क हो गया था, बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं थी, बहुत ज्यादा डार्क कंडीशन था। वहां पे हम लोग को पता चलता है एकदम मेलनकॉली एंड होपलेसनेस वहां पे हमें लगती है। क्यों होपलेसनेस लगती है? क्योंकि वो उसने क्या किया, वो जमीन पे गिर गया, मतलब वो उसने हेड अपना डाउन कर दिया, क्योंकि उसको लगा कि उसका डेथ नियर आ चुका है। तो ये फॉरेस्ट बहुत ज्यादा हमारे हमको पूरा एक एकदम होता है ना कि अब इसके बाद क्या होगा, वो वाला मूड सेट करता ही है। द फॉरेस्ट ऑल्सो रिप्रेजेंट मेटाफोरिकली वाइडरनेस ऑफ ह्यूमन सोल, हाईलाइटिंग द स्ट्रगल्स एंड टेम्पटेशन दैट पीपल फेसेस इन द जर्नी थ्रू लाइफ। तो हम लोगों को वही पता चलता है कि पहले तो बहुत मजा आ रहा था उसको, बट फिर उसके बाद जैसे 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 वो चलते जाते हैं, वो फंसते जाता है। तो इससे हम लोग को ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि स्ट्रगल्स कितने होते हैं लाइफ में, हम टेम्पटेशन जो हम फेस करते हैं अपने जर्नी ऑफ लाइफ में। तो ये सारी चीजें उस फॉरेस्ट से हम लोग को पता चलती है। तो आपको ये लिखना था। फिर ये दूसरा क्वेश्चन है, ये मैंने एडिशनल सैंपल पेपर 1 से लिया है। ठीक है, चलो सबसे पहले इवन हमने ये स्टोरी पढ़ी है तो भी हम क्वेश्चन को ये वाले इसको रीड करेंगे। The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. The guest was informed at once in his day of prosperity his host has been a crofter at Ramsjo Ironworks and had worked on the land. Now that he is no longer able to do the day labor, it was his cow which supported him. Yes, that bossy was extraordinary. She could give milk for the creamery every day, and the last month he has received all the 30 kroner in the payment. The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on the nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. ठीक है, हमने रीड कर लिया। आपको आगे पता चलेगा कि रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। हम सोचते हैं अरे रैट ट्रैप पता तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। प्लीज प्लीज एक्सट्रैक्ट को बार बार रीड करना, आपको सारे आंसर्स जो होते हैं ना एक्सट्रैक्ट के, क्योंकि लिखा है बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट, बेस्ड ऑन द स्टोरी नहीं। स्टोरी के आपको ऑफ कोर्स पता होनी चाहिए, लेकिन एक्सट्रैक्ट को ऐसे मत सोचना कि अरे हमें तो पता है ये तो वही वाला है, नहीं, रीड करना है आपको। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज कैन बी इन्फर अबाउट द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन के देखो, अब मैं आपको बताती हूँ एमसीक्यू क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू जो इंग्लिश में आते हैं, आपको ऐसा कभी कभी लगेगा कि चारों ही गलत है, चारों ही सही है। उसमें आपका मेथड होता है कि कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट लगता है, और ये तभी हो सकता है जब ऑप्शन एलिमिनेशन करो। देखो क्या लिखा है, हम लोग पहले देखते हैं, मैं सबको हटा देती हूँ। अब पहला क्वेश्चन लिखा है, ही मेड मोर मनी एट द स्क्रीमरी देन अ क्रॉफ्टर। नहीं, इसके बारे में तो हमको पता ही नहीं चल रहा, हम इसको काट देंगे, हमेशा ऑप्शन एलिमिनेशन करना। ठीक है, हिज ऑक्यूपेशन चेंज ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ ओल्ड एज। हाँ, ये लग रहा है,
सही है, क्योंकि उसने बताया ना इस लाइन में, उसने बोला ना कि he has no longer be able to do the day labor, है ना, तो उसकी एज हो गई थी इसलिए वो नहीं कर सकता था, तो ये लग रहा है। His generosity increased as he became most prosperous, ये बात, इसके बारे में तो बात ही नहीं हुई है कि वो ज्यादा प्रॉस्परस बन गया ओल्ड एज में उसकी जेनरोसिटी की वजह से। He preferred to earn by living his own boss rather than working under someone, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। आपको तो ए के बाद पढ़ने के बाद ही पता चल गया कि बी सही आंसर है, बट आपको फिर भी सी और डी को देखना है कि वो क्यों गलत है। आपको देख रहा है भाई एक्सट्रैक्ट में तो ऐसा कुछ चीज मेंशन ही नहीं है, ये तो हम स्टोरी में भी नहीं पढ़े, और ऊपर से एक्सट्रैक्ट में भी क्या दिया है, इस बारे में दिया था क्या, नहीं दिया, तो इसीलिए बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, what is the author implying when she compares the old man confidences with his porridge and tobacco? इसका मतलब क्या है, ऑथर क्या बोलना चाहती है जब वो बताती है कि ओल्ड मैन अपना कॉन्फिडेंसेस वैसे शेयर करता है जैसे उसने पॉरेज एंड टबैको किया। मतलब वो बहुत जेनरस रहता है अपने एटीट्यूड में, वो बहुत मतलब दिल होता है ना, कुछ लोग अपने बताते हैं, तो जिस होल हार्टेडली जैसे उसने बिना कुछ सोचे बिना कुछ स्वार्थ के उसने उसको टबैको दिया, उसको अपना मान के पॉरेज दिया, वैसे ही उसने अपना सीक्रेट भी उसको एक तरीके से दिया। तो वो उसके बारे में बताता है कि वो क्रॉफ्टर के नेचर के बारे में बताता है कि वो कितना अच्छे दिल का था, वो हर चीज शेयर करता था, बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता था, है ना। तो ये लिखना है, एक बार हम लोग इसका भी देख लेते हैं। देखो फर्स्ट का बी है, ये तो सही है। The author, she wants to say that he parted with his forage and his tobacco in a generous manner, like he gave his all his way. जिस जेनरोसिटी के साथ उसने अपना खाना और अपना टबैको शेयर किया, वैसे उसका वही नेचर से उसने क्या किया, अपने सीक्रेट्स भी दे दिए। और वो बता रही है कि, और एक और बात बता रही है कि ओल्ड मैन बहुत जल्दी अपने सीक्रेट्स शेयर कर देता है, ठीक है। She means to convey that the old man was very trusting of the peddler. तो वही मैं जैसे मैंने बोला ना, वो बहुत जेनरस था और उसको लगता है उसने बहुत इजीली वो ट्रस्ट कर लेता था, ठीक है। तो वो भी बता रहा है कि ओल्ड मैन बहुत ट्रस्ट कर लिया था रेड ट्रैप सेलर पे, तो ये इम्प्लीकेशन कर रहा है। तो आपको कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना था, ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। अच्छे से आपको अप्रोप्रिएटली इसको कंप्लीट करना है। बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट वी कैन इन्फर दैट बीइंग अ क्रॉफ्टर पेड द ओल्ड मैन। तो क्रॉफ्टर बनने से उसको इतना पैसा, मतलब हम लोग को क्या पता चलता है कि क्रॉफ्टर के पास, देखो उसको खाना भी बना सकता है, उसके पास टबैको भी है, तो उसके पास कितना पैसा होगा, मतलब वेल इनफ सफिशिएंट पैसा था उसके पास। ऐसा नहीं था ना कि उसको मांगना पड़ रहा था या वो टबैको उतना नहीं दे पा रहा था, उसके पास कार्ड वार्ड थे, तो आप समझ सकते हो कि उसके पास पैसा जो था वो मोर देन सफिशिएंट था, इनफ था, या कुछ भी लिख सकते हो, इनफ था, है ना। ये लिखना था आपको उसके बारे में। उसने बताया भी ना आपको कि क्या बोलते हैं कि उसके पास गाय है, उसके पास भी पैसा है, उससे भी पैसा है, तो मतलब उसको अच्छा खासा, उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, है ना। Which of these sentence uses supported in the same way that the extract does? तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे ये वर्ड जहां लिखा है, ठीक है, यहां लिखा है द काउ विच सपोर्टेड हिम। सपोर्ट किस तरीके से सपोर्ट कर रही है काउ, क्या उसको खाना दे रही है, क्या दे रही है, घर दे रही है, उसको पैसा दे रही है, उस पैसे से उस काउ ने उसको सपोर्ट किया। तो आपको वही चीज मतलब वैसा ही ढूंढना है कि, है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं। The pillar supported the thick ceiling with that was made completely. नहीं, जैसे पिलर सपोर्ट करता नहीं। Raman supported his friend's decision to find a job that pays her more money. ये मनी का कुछ है तो लग रहा है, ठीक है, बट इसको छोड़ देते हैं। ललिता supported her mother by sending some money. मेन ये है, पैसों से सपोर्ट किया उसने। कैसे सपोर्ट किया, पैसों से। Few people supported the policy. ये नहीं, यहाँ पे वो सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट की बात हो रही है ना। ये रामन सपोर्टेड हिज फ्रेंड्स डिसीजन को सपोर्ट किया, मतलब उसको बस वो मेंटली उसको कंसोल या इमोशनल सपोर्ट यहाँ पे दिया। फाइनेंशियल कैसे सपोर्ट हुआ है, सी में हुआ है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी। समझ में आया कि बी क्यों गलत है। आपको यहाँ पे समझना है कि इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, मेंटल सपोर्ट मिल रहा है,
कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, तो वहां पे काऊ ने उसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया। तो आपको भी इन चारों में से वो देखना था कि कौन सा फाइनेंशियली सपोर्ट हो रहा है। तो ललिता ने अपनी मम्मी को कैसे सपोर्ट किया, उनको मनी भेज के। Why would peddlers have been seemed so incredulous? State a reason. तो incredulous मतलब हो रहा था कि ऐसे देख रहा था कि पहले देखो, ये क्वेश्चन से आपको पहले एक चीज समझना था कि आप सिर्फ समरी पढ़ के जाते तो आप ये incredulous वर्ड का मीनिंग नहीं देख पाते। हमेशा आपको इससे पता चलता है कि वर्ड मीनिंग भी करके जाने हैं। बताओ कितने लोगों को याद है incredulous का मतलब? अभी हमने करा ना इसमें वर्ड मीनिंग में, तो इसका मतलब होता है अनबिलीविंग। हमने अभी वर्ड मीनिंग में कवर किया। तो पेडलर ऐसे उसको अनबिलीविंग ऐसा क्यों देख रहा था, तो ये पहले हम उस लाइन पे चलते हैं आंसर देने से पहले, ठीक है? देखते हैं, चलो। He had received, the stranger must have seemed incredulous. The last month he has received all 30 kroner in the payment. क्योंकि वो उसको इतनी अपनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन बता रहा था। और देखो नहीं, यहाँ पे लिखा है द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम अनबिलीविंग फॉर, क्यों? क्योंकि ओल्ड मैन जाके विंडो से लेदर पाउच निकाल के उसमें से वो अपने पैसे दिखा रहा था। तो उसको लगा था भाई ये अपने जो इतने सारे सीक्रेट हैं, ये पैसे से रिलेटेड, ये मुझे क्यों बता रहा है। तो इसलिए उसको बहुत ज्यादा अनबिलीविंग लगा। क्या अनबिलीविंग लगा? कि ओल्ड मैन उठा, इतना इजीली उसने ट्रस्ट कर दिया कि इसको बता दूंगा तो कोई मतलब, इसलिए वो एकदम अनबिलीविंग हो गया था। तो ये आपको लिखना था। ये देखो यही सब लिखा है यहाँ पे, ये वाली लाइन पे सब चीज लिखा है। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीन इनक्रेडुलस फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, टुक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन अ nail इन द वेरी विंडो फ्रेम एंड पिक्ड आउट द 3 wrinkled 10 kroner बिल। इसीलिए वो अनबिलीविंग हो गया था। बट इसको आपको अपने वर्ड में फ्रेम करना है, ठीक है? जस्टिफाई वन ट्रेट ऑफ द ओल्ड मैन दैट द एक्सट्रैक्ट रिवील। तो आपको ओल्ड मैन के बारे में कोई भी एक ट्रेट लिखना है, कुछ भी लिख सकते हो। बहुत इजीली ट्रस्ट करता था, बहुत जेनरस था, ये सब करे, कोई भी आप एक लिख सकते हो एक्सट्रैक्ट से। और अगर आपको नहीं मिल रहे कुछ कीवर्ड्स तो इसी को बार बार आप रीड कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा है ना वर्ड, आपका कीवर्ड जेनरस, ही वाज जेनरस, तो ऐसा लिख सकते हो, ठीक है? एक बार हम सीबीएसई का भी देख लेते हैं। तो बिकॉज द ओल्ड मैन वॉज शोइंग हिम मनी, हाँ, क्यों वो एकदम अनबिलीविंग उसको देख रहा था? क्योंकि उसको पूरा, भाई वो पैसा कहाँ रखता है, वो अपनी इतनी सीक्रेट बात किसी को बता रहे तो आपको लगेगा ना, आप अनबिलीविंग उसको देखोगे ना, ठीक है? तो इसीलिए वो उसको वैसा देख रहा था। पीपल यूजुअली डू नॉट रिवील वेयर दे केप्ट द मनी। लोग नहीं बताते वो कहाँ पैसा रखते हैं, इसने बता दिया, इसीलिए उसको वो ऐसा देख रहा था। पीपल डू नॉट यूजुअली ट्रस्ट स्ट्रेंजर, और मतलब स्ट्रेंजर्स के सामने इतने सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन अपने शेयर नहीं करते लोग, इसलिए वो उसको वैसे अनबिलीवली देख रहा था। द ओल्ड मैन सीम्स टू बी नेव एज इजली टेल्स वेयर, मतलब वो नाइव था, नाइव नेव नहीं होता, नाइव होता है। द ओल्ड मैन सीम्स टू बी नाइव एज इजली, ऐसा लग रहा था कि उसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, कि लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं बताते हैं, क्योंकि वो अपने मनी कहाँ रखा था वो बहुत जल्दी बता दिया था। और ओल्ड मैन, जिसे मैंने आपको बताया था कि ओल्ड मैन इज जेनरस, मैनेज शेयर ऑल हिज रिसोर्सेज विद द पेडलर फेरी। मैं रहती तो ऑफकोर्स ये लिखती क्योंकि मुझे एक्सट्रैक्ट से भी ये वाला कीवर्ड मिल रहा है। और मैं क्यों जेनरस है? क्योंकि उसने टबैको भी शेयर किया, उसने अपने उसके साथ खेला भी, उसने उसको खाना भी दिया, और उसके बाद अपनी इंफॉर्मेशन भी शेयर की। तो ये आपको लिखना था, ठीक है? तो ये देख लो, खुद सीबीएसई ने इतने अच्छे अच्छे आंसर्स लिख के दिए हैं। और ऑफ कोर्स देखो, एक्सेप्ट एनी वन अदर एलिमेंट ट्रेड विद अ लॉजिकल जस्टिफिकेशन। जब भी आप कोई भी एक स्टेटमेंट देते हो उसके साथ उसके बाद उसका जस्टिफिकेशन भी दिया करो। ओल्ड मैन वाज जेनरस, क्यों जेनरस था? क्योंकि उसने टबैको भी दिया, उसको खाने के लिए भी दिया, ठीक है? इसीलिए ये एडिशनल पेपर 1 का क्वेश्चन था। अब ये एडिशनल पेपर 2 से मेरे को मिला है। इमेजिन दैट द एडला विलियम मेंसन the rat trap instead of Anis Jung, who had the opportunity to interact with Sahib and Mukesh of Lost Spring. अगर आपने Lost Spring नहीं कवर किया है कोई बात नहीं, मैंने अपने चैनल पे एक्सप्लेन करके रखा है, तो आप वहां से बाद में चेकआउट कर लेना। बट अभी अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी मैं आपको समझा देती हूँ क्या कनेक्शन है, ठीक है? हाउ वुड शी रिएक्ट, हाउ वुड शी रिएक्ट, व्हाट डू यू से सो एंड व्हाई डू यू से सो। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ कि लॉस्ट स्प्रिंग में क्या है, 2 कैरेक्टर है, मुकेश और साहिब। ये लोग बहुत ज्यादा पुअर हैं, पॉवर्टी लाइन में आते हैं, इनके लाइफ में बहुत ज्यादा हार्डशिप है, इनके कुछ कुछ ड्रीम्स हैं,
बहुत अच्छे ये लोग हैं, है ना, मुकेश और साहिब, ठीक है। इनके लिविंग कंडीशंस बहुत ज्यादा बुरी है। और यहाँ पे अनीस जंग जो है वो अपना बस एक्सपीरियंस इनके बारे में बताती है, शेयर करती है कि एनकाउंटर कैसे हुआ, ये लोग की बातें, इनकी लिविंग कंडीशन। अनीस जंग ने अपने जो प्रोज है उसमें यही बताया है। अब अगर एडला विलियमसन रहती वहां पे, एडला रहती, तो वो क्या करती, इनकी कंडीशन को देखने के बाद वो कैसे रिएक्ट करती। और आप जो बोल रहे हो कि इस तरीके से रिएक्ट करती, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो ऑफ कोर्स एडला रहती तो बहुत उन लोग को, एडला क्या कर सकती, एडला रिच फैमिली से आती है ना। वो क्या करती, पहले तो मुकेश और साहिब के लिविंग कंडीशन को चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ करती, उनको अच्छा फील कराती, उन लोगों से बहुत अच्छी तरीके से बात करती, तो कुछ ना कुछ फाइनेंशियल एड देती, है ना। क्यों ऐसा आपको ये क्यों लगता है आपको? देखो, फर्स्ट पहले इसका अच्छा बैकग्राउंड है, दूसरा जैसे उसने अपने मतलब उसने फूड ऑफर किया था वो उसको रैट ट्रैप सेलर को, कंफर्ट दिया, वो सब जैसे वो उसने रैट ट्रैप सेलर को दिया, ऑफ कोर्स वो मुकेश और साहिब को भी देती। और वो तो और बच्चे हैं तो उनके एजुकेशन के लिए कुछ करती। तो ये सब कुछ पॉइंट आपको लिखने थे। और ऐसा आपने क्यों बोला? तो आपको रैट ट्रैप के को उसने जैसे हैंडल किया था, उससे आपको रेफरेंस देके बताना है कि आपने ये क्यों बोला है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 चैप्टर का मिक्स है, ठीक है। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या आंसर्स सीबीएसई ने दिया है। एडला विलियमसन, कंपैशनेट नेचर है उसका, तो वो सेंस ऑफ एम्पैथी फील करती है, कंसर्न करती है। ऑफ कोर्स पहले सबसे पहले आप किसी भी कंडीशन को देखते हो ना, आपको उसको फील करना आना चाहिए। तो ऑफ कोर्स जैसे उसने रेड ट्रैप सेलर के को फील किया कि वो मतलब पूरे साल भर इधर उधर घूमता है, इसको कोई अच्छे से वेलकम नहीं करता, है ना, और ही ऑलवेज बीन चेस्ड अवे, वो ये सब लाइन बोलती है ना, तो इसलिए उन लोग के लिए भी वो वही करती है, उन लोग के लिए भी फील करती, ये बच्चे हैं, ये लोग बहुत ज्यादा हार्डशिप देखे हैं, इन लोग के साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता, बहुत लिविंग कंडीशन इनकी बहुत वो है, तो इसलिए वो उन लोग के सामने उसका कंपैशनेट नेचर बाहर आता। तो आपको दोनों को लिंक करके बताना था। एडला हैज शोन काइंडनेस एंड सिंपैथी टुवर्ड्स द रेड ट्रैप। देखो वही बोला ना कि आपको दोनों चैप्टर का रेफरेंस लेके चीजों को एक्सप्लेन करना है। तो जैसे उसने काइंडनेस सिंपैथी रेड ट्रैप से पेडलर को दिखाई थी, वो सिमिलरली वैसा ही वो करती साहिब और मुकेश के लिए, और वो उन लोग की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ करती। उसने क्या किया, रेड ट्रैप सेलर को उसने ड्रेस भी, वो जो गिफ्ट है उसको मतलब उसके पापा की जो शर्ट थी वो बोली अब रख लो, है ना। तो वो कुछ ना कुछ चेंज करने की कोशिश करती ही करती। Adla experiences with the rat trap pellet taught her about the struggles of marginalized and underprivileged. For Sahib and Mukesh, she might try to connect with them, offer them assistance, or trying to fight uplift. तो उसको रेड ट्रैप सेलर से मिलके उसने देखा कि लाइफ कितनी हार्ड होती है, लाइफ कैसी होती है, स्ट्रगलिंग होती है, तो वो मुकेश और साहिब की लाइफ को समझती और कुछ ना कुछ वो करती उसके उन लोगों के लाइफ को चेंज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। हर विलिंगनेस टू हेल्प माइट लीड हर टू टेक एक्शन टू इम्प्रूव देयर सिचुएशन। तो आपको यही पॉइंट लिखने थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। और देखो बस आपको अगर आपने पढ़ा है हर एक, अगर आपने पढ़ा है पूरा चैप्टर और आपने समझा है कि एडला का बिहेवियर क्या है, उसने क्या क्या लाइन रेड ट्रैप सेलर के लिए बोली है, कैसा कैसा बिहेवियर उसने दिखाया है, तो आप हर चीज को इस स्टोरी से लिंक कर सकते हो और ये आंसर आप इजीली लिख सकते थे, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं था। तो ये आपके एडिशनल सैम्पल पेपर 2 का ही क्वेश्चन है, बी पार्ट का। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। She said this in such a friendly manner that the red trap peddler must have felt confidence in her. It would never have occurred to me that you bother me with yourself, miss, he said. I will come at once. He accepted the fur coat which the valet, देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी इसका pronunciation, इसको valet पढ़ते हैं, handed him with a deep bow, threw it over his rag and followed the young lady out of to the carriage, without granting the astonished blacksmith so much as a glance. But while he was riding to the manor house, he had evil forebodings. तो ये जब उसको लेने आती है एडला, है ना, वहां पे जब वो रहता है उसके अंदर, मिल के अंदर, तो वहां से लेने आती है, वो वाला सिनेरियो है वहां पे, ठीक है। सबसे पहले ट्रू और फॉल्स। पहला क्वेश्चन है, द पेडलर स्पोक टू द लेडी फ्लैटिंगली।
फ्लैटर मतलब होता है कि आप किसी को अच्छी अच्छी चीजें बोलते हो बट वो सिंसियरली नहीं बोलते, बस उनको प्लीज करने के लिए बोलते हो, तो उसको फ्लैटर बोलते हैं। तो क्या उसने सिर्फ ऐसे प्लीज करने के लिए उसको कुछ ऐसे बोला? नहीं, उसका तो कोई भी इंटेंशन नहीं था। यहाँ पे आपको देख के दिखेगा कि इसमें से कुछ भी नहीं, उसने फ्लैटर करने के लिए नहीं बोला है। ठीक है, तो ये सीधा सीधा फॉल्स होगा आपका। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, द राइटर ऑफ द स्टोरी वुड एग्री टू ऑल द फॉलोइंग रेफरेंसेस टू द एक्सटेंट एक्सेप्ट, मतलब इसमें से कौन सा इन चारों में से गलत है। फिर हम लोग अपना वही टेक्निक लगाएंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड। ठीक है, द पेडलर मस्ट हैव फेल्ट अ सेंस ऑफ अश्योरेंस अबाउट द लेडीज, तभी तो वो गया ना, तभी उसको कॉन्फिडेंस आया। देखो फर्स्ट लाइन में ही लिखा है द रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, तभी तो उसके साथ गया। तो ये वाला तो नहीं हो सकता। फिर है द वैले हैड टू सुपरवाइज द एक्सेप्टेंस ऑफ द इनवाइट, ये तो कुछ नहीं, अभी इसके बारे में नहीं लिखा है तो उसको भी छोड़ देते हैं। सी में चलते हैं, द वैले वाज अकम्पनिंग द लेडी टू बी द असिस्टेंट टू हर, हाँ वो आया उसके साथ, बाहर खड़ा रहा, तभी तो उसने फिर मतलब एक तरीके से असिस्टेंस दे रहा था वो। देखो ही एक्सेप्टेड द वैले, उसको हैंड ओवर किया, तो यहाँ पे असिस्टेंस देने के लिए तो जरूर आया था। द पेडलर न्यू हाउ टू बिहेव इन अ प्रेजेंस ऑफ अ लेडी, हाँ तभी तो उसको अच्छे से जवाब दिया। उसने बोला कि आपको इतनी, मेरे को नहीं लगता था कि आप मतलब आपको एक दिन मेरी वजह से इतना बॉदर करना पड़ेगा, तो वो अच्छे से ही बोल रहा था, तो उसको पता था कि कैसे बिहेव करते हैं द प्रेजेंस ऑफ लेडी। तो इन सब में से जो बी वाला है, इसके बारे में कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है, द वैले हैड टू सुपरवाइज द एक्सेप्टेंस ऑफ द इनवाइट, नहीं ऐसा कुछ नहीं दिखा है। तो इसमें से चारों में से सबसे ज्यादा जो लग रहा है कि गलत हो सकता है वो है बी ऑप्शन। देखो आपको ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन करके ही आंसर्स को फाइंड करना है। ठीक है, वॉट माइट हैव बीन द पर्पज ऑफ द फ्रेंडली मैनर ऑफ द लेडी, वो इतने फ्रेंडली मैनर में क्यों बात करी थी, मतलब भाई वो इतनी ऊंचे घर आने की, पैसे वैसे उसके पास इतना, पर वो ये रैग पिकर से क्यों इतने अच्छे से फ्रेंडली मैनर से बात करेगी। देखो सबसे पहले तो वो उनके फादर का ओल्ड एक्वेंटेंस है, ठीक है, वो एक कैप्टन थे पहले, तो अब उनकी कंडीशन ऐसे हो गई है, बट वो अपनी जेनरोसिटी दिखाएगी, उनसे अच्छे से बात करिए, तभी तो उसको उस पर कॉन्फिडेंस आएगा, तभी तो वो अपने उन लोगों को क्या लग रहा है कि ये हम लोग से शर्मा रहे हैं क्योंकि इनकी कंडीशन ऐसे हो गई है, तो वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करिए, इतने अच्छे से बात करिए, प्यार से बात करिए, ताकि उनको कॉन्फिडेंस हो कि हाँ भाई ये लोग मेरे को जज नहीं कर रहे हैं, ये लोग अभी भी मेरे से रिश्ता रखना चाहते हैं और जेनरस हैं ये लोग। तो वो जेनरोसिटी से ही तो अच्छे से फ्रेंडली मैनर बात करेंगे, तभी तो उसके घर आएंगे, ये तो क्यों आएगा भाई, किसी आप रूडली बात करोगे तो आप उसके घर जाओगे क्या, नहीं जाओगे। तो फ्रेंडली मैनर बात करेंगे क्यों, उनके ओल्ड एक्वेंटेंस थे, उसके बाद उसके नेचर में ही था, और क्या है कि तभी तो उसको कॉन्फिडेंस होगा और तभी वो रैग पिकर वहां पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सीबीएसई ने क्या दिया है, टू क्रिएट अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर टू मेक द रेड लैब फील ईज एंड कंफर्ट, उसको कंफर्टेबल फील हो, उसको ईज फील हो, ऐसा डिस्कंफर्ट फील ना हो कि वो लोग बहुत हाई स्टेटस के, बहुत लो स्टेटस का हो। वो इतना अच्छे से बात कर रही थी, कैसे लग रहा था कि वो लोग एक ही वो है, उसको कहीं भी ऐसा फील नहीं करा रही थी कि वो छोटा है ना। तो वही चीज फीलिंग इतनी फ्रेंडली मैनर में क्यों बात करिए, ताकि आपको ऐसा फील हो कि वो लोग इक्वल है, ऐसा फील नहीं कराना है किसी को, ताकि ट्रस्ट बिल्ड कर पा रहे, ताकि सेल्स ऑफ एश्योरेंस बिल्ड कर पाए, ताकि उन लोग को वो ओपनली बात कर सके और उन लोग का इंटरेक्शन कर सके। तो इसमें से आप इसमें से कोई भी पॉइंट एक तो लिख सकते हैं, ये वाला सबसे अच्छा पॉइंट है, टू मेक हिम फील इजी एंड कंफर्टेबल, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग appropriately the stark contrast between the luxurious fur coat ऑफर जो किया गया रैग पिकर को एंड द रैग्स जो उसने खुद, रैग्स मतलब उसने जो फटे पुराने कपड़े पहने थे, उन दोनों के बीच में क्या ये जो है ये क्या दर्शाता है। मतलब एक तो फर कोट उसने ऊपर से पहना, ये लग्जरियस फर कोट, और एक रैग्स था उसके फटे पुराने कपड़े, तो ये दोनों क्या बताता है। ये देखो आप पहले एक लिख सकते हो कि ये बताता है कि सोसाइटी में ये मतलब स्टेटस सिंबल एक है ना। ये इसका मेन चीज यहाँ पे ये है कि ह्यूमैनिटी सबसे बड़ी चीज है। उस लड़की ने, एडला ने ह्यूमैनिटी दिखाई, उसने ये नहीं जज किया कि ये कैसा है, इसी कंडीशन क्या है, कुछ नहीं। सोशल स्टेटस जो होता है उसको भी ह्यूमैनिटी उससे भी बड़ी होती है। सोशल स्टेटस कैसे पता चल रहा है, किसी ने लग्जरियस कोट पहना है तो उसका सोशल स्टेटस हाई है, किसी ने रैग पहना है तो उसका कम है,
है ना, ऐसे हमारे यहाँ पे मानते हैं ना, बट ह्यूमैनिटी इससे भी बड़ी है। ह्यूमैनिटी ने उस रैग्स के ऊपर उसको लग्जरियस कोट पहना दिया, क्योंकि उस लड़की ने उसको ह्यूमैनिटी के चलते उसको ऑफर किया फर कोट, है ना। तो इसमें आपको वो लिखना था कि ये लग्जरियस जो चीजें होती है, ये मटेरियलिस्टिक चीजें होती है, वो ह्यूमैनिटी से बड़ी नहीं हो सकती। तो ह्यूमैनिटी इज क्या है, मच बिगर देन मटेरियलिस्टिक चीजों से, ठीक है। ऐसा लिखना था आपको, इस लाइन का मतलब वही है। देखते हैं सीबीएसई ने क्या लिखा है। एम्फोसाइजिंग शेयर्ड ह्यूमैनिटी ओवर मटेरियल डिस्टिंक्शन। उस रैग और लग्जरियस से बड़ा क्या है जो वो लोग ह्यूमैनिटी शेयर करते हैं, ठीक है, ये लिखना था। सिलेक्ट द ऑप्शन करेक्टली डिस्प्लेस द मोस्ट लाइकली। देखो ये चीजें होती नहीं है, बट आपको सोचना है कि इसमें से सबसे ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा होगा। रिएक्शन ऑफ द ब्लैक स्मिथ एज द लेडी मूव्ड आउट ऑफ द कैरेज। तो यहाँ पे देखो इस लाइन में लिखा है कि वो बिना उन लोगों को एक ग्लैंस दिए, देखो विथआउट, वो लोग जैसी वो उसको बुलाने आई कि आप हमारे साथ चलो, फिर उसको ऑफर की कि आप हमारा ये मतलब पहनो फर कोट, उसके बाद वो पहन के उन लोग को ब्लैक स्मिथ की तरफ देखा भी नहीं और वहां से चला गया, है ना। तो वो लोग क्या सोचे होंगे, उन लोग का क्या एक तरह का रिएक्शन हुआ होगा। ओ नो वी हैव लॉस्ट अ न्यू कंपेनियन। ये तो है ही नहीं, उनको तो मतलब ही नहीं था कि ये कौन है ये आदमी, उनको तो लग रहा है गरीब फकीर है, कोई रहने दो, तुमको कंपेनियन से कुछ मतलब नहीं है। वेल लकी चैप अ गुड स्ट्रोक ऑफ लक। हाँ वहां लक से ही वो मतलब लकी तो था कि उन लोगों ने उसको पहचाना और फिर उसको लेके गए, तो ये पूरा बेस्ड ऑन लक था। ये हो सकता है बी। अब सी देखते, ओ गुडनेस ही मस्ट हैव बीन शॉक्ड। माय वर्ड दैट फर कोट लुक एक्सपेंसिव। नहीं ये तो नहीं लग रहा, फर कोट लुक एक्सपेंसिव। ओ गुडनेस ही मस्ट हैव बीन शॉक्ड, ये दोनों में से मोर अप्रोप्रिएट ये है। वेल लकी चैप अ गुड स्ट्रोक ऑफ लक, यहाँ लक की बात हो रही है ना, और लकी चैप, लकी यहाँ निकला ना, तभी तो उसको ले गए। तो बी और सी में मोस्ट अप्रोप्रिएट है बी, तो इसका आंसर होना चाहिए बी, ठीक है। हाउ कैन वी से द पेडलर्स थॉट इन द कैरियज वर फार फ्रॉम प्लेजेंट। तो हम लोग ऐसे कैसे बता सकते हैं कि जब वो लोग वहां से जा रहे थे उस कैरियज में बैठ के, तो उसके मन में थॉट्स होने चाहिए ना कि अरे अब तो क्रिसमस मनाने मिलेगा, ऐश होगी हमारी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं सोचा वो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खुद यहाँ पे मेंशन्ड है, बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड एवल फॉर बॉन्डिंग। उसको क्यों ऐसा लग रहा था एवल फॉर बॉन्डिंग का मतलब कि उसको बैड ओमेन आ रहे थे। क्यों? क्योंकि भाई उसने चोरी की है, अब पकड़ा गया तो है ना। ही वॉज इल एट ईज बिकॉज ही वॉज हैविंग एवल फॉर बॉन्डिंग ओमनियस फियर ऑफ वॉट अवेटेड हिम, है ना। मतलब उसको वही आ रहा था कि अगर मैं पकड़ा गया ये सब, तो उसके मन में प्लेजेंट थॉट तो थे ही नहीं। तो इस लाइन से पता चलता है, ठीक है। तो चलो मैंने जितना ट्राई किया था एक्सप्लेन करने के लिए कर दिया है आपको यहाँ पे मेरी पीडीएफ भी मिल जाएगी, और इस पीडीएफ में आपको मैंने इंटरनेट से मुझे ये एक्स्ट्रा मटेरियल भी मिला है, तो ये सब आपको मेरा पीडीएफ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। देखो आपको लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है, जो आप ज्वाइन कर सकते हो खुद मेरे बायो में। तो वहां से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, या खुद जाके आप टेलीग्राम में से 12th ग्रेडर्स, देखो डबल ऐसे ना, प्लीज याद रखना, तो वहां पे जाके आप टाइप कर सकते हो और चैनल ज्वाइन करके आपको सारे की सारी पीडीएफ मिल जाएगी और सारे और भी चैप्टर्स की मिल जाएगी। तो जाओ, ऑल द बेस्ट और अच्छे से पढ़ना। ओके बाय।